हिंदगी, हिंदी है जिंदगी। हिंदगी, हिंदी है जिंदगी। हिंदगी, हिंदी है जिंदगी। नमस्कार, मैं त्रिलोकनाथ पांडे।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक ऋषि का स्वप्न हो रहा साकार, आपका हिंदगी ले रहा है ऐतिहासिक साक्षात्कार। हर इतवार एक विशिष्ट प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार, साहित्यकारों के दिलों को टटोलते, गुढ़ रहस्य सृजन के खोलते, आपको बाल साहित्यकारों से जोड़ते हैं। आपके अपने डॉक्टर प्रसून जी और उनके अनुज, जी हाँ, मैं त्रिलोकनाथ पांडे, आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी का मिल रहा है ढेर सारा प्यार। यूं ही जुड़ते रहिए हर बार, क्योंकि ये मंच आपका है सरकार। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार से करवाना जा रहे हैं जिनकी रचनाओं में रेल के डिब्बे जो हैं खनखनाते हैं। जी हाँ, और बच्चे बोलते हैं किसी को बताना मत। नीम की बेटी भी है, जी हाँ, और सच होते होते कुछ हो जाता है। जंगल से होकर कहानी गुजरती है। इंद्रधनुष सतरंगा का रूप जो है उपन्यास में खिल उठता है। नाना का घर जादू मंत्र वाला है, जी हाँ, और एलियन प्लैनेट से भी रूबरू होने को मौका मिलता है। बरसा खूब झमाझम पानी, जी हाँ, खुजली ऐसे हुई छुमंतर। मेरी प्रतिनिधि बाल कहानियां, अद्भुत रचनाएं जो हैं वो समाहित हैं। मिकी माउस जो है बोल उठता है, घने जंगल से होते हुए गुजरता है, और उनकी रचनाएं जो हैं वो अंग्रेजी में, उड़िया में, गुजराती में, मराठी में भी पढ़ने को मिलेंगी आपको। और अनगिनत जो पुरस्कार हैं उनके अधीन हैं, उनके नाम हैं, जी हाँ। और एक पुस्तक जो है शीघ्र प्रकाश्य है, निक्की को न मत कहना, और विशेष उपलब्धियां अनेक हैं। जैसे एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित स्रोत पुस्तक गणित है मजेदार में 3 बाल कहानियां संकलित हुई हैं इनकी। भोला का बैल कहानी नवलय भाग 3 में है। कहीं ऐसा ना हो कहानी नवलय भाग 7 में है। चप्पल टूट गई कहानी संकल्प भाग 7 में है। 2 दर्जन से अधिक संग्रह ग्रंथों में रचनाएं संकलित हैं। विभिन्न संदर्भ ग्रंथों, शोध प्रबंधों एवं शोध पत्रों में रचनाकार के रूप में उनका नाम उल्लिखित है। पुरस्कार और सम्मान की क्या कहने। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार 2012 में, मिक्की माउस कहानी संग्रह की पांडुलिपि पर प्रथम पुरस्कार, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट द्वारा अखिल भारतीय हिंदी बाल साहित्य प्रतियोगिता 7, 8, 9, 10 में पुरस्कृत है। नागरी बाल साहित्य संस्थान बलिया द्वारा सम्मानित। बाल प्रहरी उत्तरांचल, जी हाँ, द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बाल साहित्य सम्मान समारोह जून 2006 में सम्मानित हुए हैं। बाल कथाकृत किसी को मत बताना मत पर पंडित हर प्रसाद पाठक स्मृति पुरस्कार मथुरा से। ऐसे अनगिनत पुरस्कार से नवाजे हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रोफेसर साहब हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं, और ये सौभाग्य है कि वो हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सीधे मंच पर उन्हें बुलाना चाहूंगा और आपसे रूबरू कराना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, जोरदार तालियों से। जी हाँ, आप कहेंगे जोरदार ताली कहाँ से? जी हाँ, जहां पर भी आप बैठे हैं वहीं से बजाइए और स्वागत कीजिए आज के हमारे प्रिय अतिथि, जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान जी। आदरणीय को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय, आपका स्वागत है। ये सौभाग्य है हमारा कि आप हमारे बीच हैं, और बहुत अच्छा लगता है। काफी कुछ हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, और आपका ब्लॉग भी है, बेहतरीन ब्लॉग है। जो लोग नहीं जुड़े हैं उस ब्लॉग से जरूर जुड़ें। मेरी बाल कहानियां हैं ब्लॉग का नाम। आदरणीय से और भी बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ सुनेंगे, क्योंकि आज जो समय है वो जानने का है, सुनने का है, सीखने का है। जितने साथी जुड़े हैं, जुड़े रहें, बने रहें, क्योंकि ये कड़ी चलने वाली है। आदरणीय,
पुनः आपका स्वागत है। और ये एक प्रश्न हमेशा मन में कुलबुलाता है कि अ, डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान जी जो हैं एक विज्ञान के विद्यार्थी भी रहे, फिर बाद में हिंदी आप लेकर पढ़े और आज आप हिंदी के प्रोफ़ेसर भी हैं और बच्चों के लिए भी लिखते हैं। तो ये सफ़र जो है वो कहाँ से शुरू है? और ये सफ़र के बारे में ज़रा हमें बताइए। जी आदरणीय। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी जो मेरे साथीगण हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि स्वागत। अभी आपने कहा कि आप बाल साहित्य भी लिखते हैं। नहीं, मैं बाल साहित्य ही लिखता हूँ। अरे वाह! मैंने अब बहुत सुंदर। मैं अब तक बड़ों के साहित्य में शायद मेरी अब तक कोई रचना प्रकाशित नहीं हुई है और जी, मैं बच्चों के लिए ही लिख रहा हूँ लगातार। बहुत लोग मुझसे बहुत कहते हैं कि अब तो बड़े हो जाइए भाई, अब तो बड़ों के लिए लिख दीजिए। लेकिन अभी तक फिलहाल तो नहीं लिखा है मैंने। जी, तो दरअसल मेरा बचपन एक ऐसी जगह पर बीता। मेरे पिताजी जो थे वो पशु चिकित्सक थे, तो उनकी पोस्टिंग गाँवों में ही हुआ करती थी। तो जी। बाराबंकी जिले में एक गाँव था उधौली। वहाँ हाँ, वो हाँ। पिछले 14 सालों से वो कुछ था, वो टिके हुए थे, जबरदस्ती कुछ ना कुछ अपना वो करके तिकड़म बिड़ाकर अपना ट्रांसफर रुकवा लेते थे। अच्छा। तो हाँ, उसी जगह पर उधौली ग्राम में ही मेरा जन्म हुआ। और वो गांव भी आप कैसा कहिए, हाईवे से तो लगा हुआ था, बस हॉस्पिटल था और उससे बने हुए 5-6 क्वार्टर थे और उसमें रहने वाले लोग, बस उसके बाद खेत थे और जंगल और कुछ भी नहीं। तो ऐसी जगह पर लिखना पढ़ना ये बड़ा थोड़ा सा दुश्वार सा था। मतलब ये था कि पाठ्य पुस्तकें तो मिल जाती थी, लेकिन बाकी जी, दूसरा साहित्य वगैरह ये सारी चीजें मिलना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। उसी दौरान मेरे पिताजी के एक सहकर्मी थे। उनका नाम तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उनके उनका बेटा जो था टीपू, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। ओहो! तो जब फ्रैक्चर हो गया तो उसके पिताजी ने उसके लिए कुछ किताबें मंगवाई, जिसमें चंपक, मधुमुस्कान, लोटपोट, ये कुछ किताबें किताबें थी। तो हम लोग रोज शाम को जाते थे, स्कूल वगैरह से होकर शाम को जाते थे और 1.5-2 घंटा उसको कहानियां पढ़कर सुनाया करते थे। सब लोग बैठते थे, 5-6 वहां पर हुआ करते थे लड़के, तो वो ओहो! सुनाया करते। जी, और उसके बाद हुआ क्या कि फिर टीपू के पिताजी का ट्रांसफर हो गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि बड़े, ये एक कहानी चंपक में मैंने पढ़ी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो एक बंदर की कथा थी, जो पेड़ पर घर बनाने की कोशिश करता है और अंततः घर उसका टूट जाता है। ओह! तो वो कहानी मुझे याद रह गई, वो बड़ी प्यारी कहानी लगी थी। एक और कहानी बहुत प्यारी लगी थी, नीरज का बगीचा, आनंदम की लिखी हुई। तो जी, वो उस कहानी से मैं इतना प्रभावित हुआ था कि उस बाद में अपने, मैं शुरू में जब लिखना शुरू किया तो उपनाम में नीरज लगाने लगा था। ओहो! लेकिन बाद में वो उस पैसे आते या वो ड्राफ्ट वगैरह, चेक वगैरह, तो वो बैंक में पता चला, कहता कि नहीं ये आपका क्लियर नहीं हो सके, तो हो सकता है, तो फिर मैंने वो नाम बाद में हटा भी दिया। बाद में लोगों ओहो! ने ये भी कहा भाई ये तो गोपाल दास नीरज का लगा हुआ, नीरज आप लगा रहे हैं। हालांकि उसके संदर्भ भिन्न भिन्न थे, लेकिन तो मैं ये बता रहा था कि वो जो बंदर वाली कहानी पढ़ी मुझे इतनी ज्यादा प्यारी लगी जी, कि जब वो टीपू चला गया, उसके साथ वो किताबें चली गई, तो हाँ, मुझे हाँ। लगा कि मैं उस कहानी को भूल ना जाऊं। इस वजह से मैंने खुद से उस कहानी को लिखने की कोशिश की। अरे वाह! वो उस कहानी को स्मृति के आधार पर मैंने उस कहानी को लिख डाला। फिर उसको बार बार मैं पढ़ता और वो उन चित्रों की कल्पना करता। उसमें बड़े सुंदर चित्र बने हुए थे, उन चित्रों की कल्पना करता और उसके बाद उसी कल्पना में खोता रहता। फिर एक दिन मुझे लगा कि नहीं, बंदर का घर टूट गया था, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो एक बार फिर कोशिश करे और वो फिर अब इस बार वो घर बना ले। तो फिर मैंने कलम उठाई और फिर दोबारा लिखने की मैंने कोशिश की, वाह! उसी कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो मुझे नहीं पता था कि वो मेरे भीतर का जो रचनाकार है वो कहीं धीरे धीरे जागृत हो रहा है। तो वो मेरी शायद पहली कहानी रही होगी जो मैंने लिखी होगी। उसके बाद फिर उसी दौरान वो प्राण कार्टूनिस्ट के बहुत सारे, वो चाचा चौधरी और राका, एक वो सीरीज आती थी। जी, जी, उसमें था जी। कि राका को उसमें एक बोतल में कैद करके और उसको समंदर में बहा दिया गया। और उसके बाद फिर मुझे मैंने सोचा कि मान लीजिए कि वो बोतल किसी को मिली, गलती से उसने खोल दिया, राका फिर बाहर आ गया, फिर क्या हुआ होगा, उसको लेकर फिर मैंने लिखा। तो धीरे धीरे इस तरह से लिखते लिखते फिर वो एक लिखने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा मैं कहूँ कि मेरी रचनाकार को बाहर लाने का जो श्रेय है
तो वो स्वतंत्र भारत उस समय अखबार प्रकाशित हुआ करता था। जी जी। देवेंद्र कुमार लल्ला जी उसके संपादक हुआ करते थे उस दौर में। और उस दौर में टैबलाइड साइज में उसकी मैगजीन डेली साथ में आती थी, उपहार नाम से। और हम्म। उसमें पूरे 2 पृष्ठ बच्चों के लिए हुआ हुआ करते थे। और उसमें एक बाल लेखन और रंग भरो प्रतियोगिता आती थी। तो उसमें चित्र होते थे और उसको देखकर उसको कलर करना होता था और कहानी और कविता लिखनी होती थी। तो उसको देखकर लिखने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करने लगे और भेजने लगे। फिर धीरे धीरे उसमें 3 पुरस्कार दिए जाते थे। पहला 31 रुपए का, दूसरा 21 रुपए का और तीसरा 11 रुपए का। और हम्म। 10 प्रशंसनीय जो होते थे उनकी एक नाम दिया जाता था। तो शुरू में धीरे धीरे प्रशंसनीय में नाम आया तो अखबार में नाम देखकर बड़ी खुशी हुई। फिर धीरे धीरे प्रतियोगिताओं में स्थान भी आने लगा। लेकिन सबसे पहली रचना मेरी जो प्रकाशित हुई वो भी उसकी भी मजेदार घटना है कि मैं 8वीं क्लास पास कर चुका था। तो 9वीं क्लास में एडमिशन नहीं हुआ था। उसी बीच मैंने एक पोस्ट कार्ड पर गर्मी फिर से आई है एक शीर्षक से एक कविता लिखी और स्वतंत्र भारत के कार्यालय में भेज दी। अरे वाह। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि 2 हफ्ते के बाद वो कविता अखबार में छपी हुई थी। आहा। आप सोचिए उस दौर में मतलब योगेंद्र कुमार लल्ला जी से जो लोग परिचित होंगे जानते होंगे कि वो कितने सजग संपादक थे। वो जी बहुत बिल्कुल। बार रचनाओं पर अपनी टिप्पणी भी वापस, जैसे कुछ रचना अच्छी हुई लेकिन उसमें अगर कुछ कमी दिख रही है तो वो सुझाव भी देते थे कि आप ऐसे नहीं, इन चीजों को ऐसे कर लीजिए और उसके बाद फिर से भेजिए। अब तो बहुत वैसे सुंदर। संपादकों का अभाव खलता है। जी जी जी। तो पहली रचना मेरी 1990 में शायद मई या जून का महीना था, उसमें प्रकाशित हुई थी। तो वो मेरी सबसे पहली प्रकाशित रचना है 1990 में। और उसके बाद फिर धीरे धीरे लिखने लगा और रचना मेरे भीतर के रचनाकार को जो तराशा, उसमें अनंत कुशवाहा जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो बालहंस में उस दौर में संपादक थे। और बालहंस हर जुलाई का पाक्षिक पत्रिका थी। और जुलाई का ये जो होता था वो नव प्रतिभा विशेषांक के रूप में निकालते थे। तो जी उसमें कहानी भेजी और उसके बाद वो छपकर आई तो बहुत प्रसन्नता हुई। फिर धीरे धीरे और नए प्रयोगों को भी बड़े सम्मान देते थे अनंत कुशवाहा जी। खुद भी कई नामों से लिखते थे, अकू नाम से लिखते थे, गंगाराम नाम से लिखते थे। उनका नाम, वास्तविक नाम शायद गंगाराम कुशवाहा था, लेकिन वो अनंत कुशवाहा भी लिखते थे, अकू भी लिखते थे और गंगाराम भी लिखते थे। तो जी। तमाम तरह के प्रयोग किया करते थे। तो वो प्रयोगों को सराहते भी थे। तो उसमें फिर लिखना शुरू किया। तो बालहंस से असली तराश जो है वो अनंत कुशवाहा जी ने दी। उसके बाद से फिर धीरे 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 लेखन चल निकला और अभी तक वो क्रम जारी है। और आप लोगों की दुआएं रही, ऊपर वाले की कृपा रही तो ये क्रम आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल चलेगा। और आपकी कलम यूं ही दौड़ती रहे, जी अपनी रवानगी में यूं ही आगे बढ़ती रहे। और हम सब जो हैं उस साहित्यिक रस का आनंद लेते रहें। जी हाँ। जी आदरणीय, इससे जुड़ा एक प्रश्न है आप तक मैं लेकर आना चाहूंगा कि जी ये बाल साहित्य रचते समय बच्चों के स्तर पर उतरकर जो सृजन होता है वो बाल मन में गहराई में उतर जाता है निश्चित तौर पे। जी मन से जुड़े जितने भी हमारे साथी हैं, दर्शक हैं, वो अवश्य जानना चाहते हैं कि गहराई में उतरकर बच्चों के लिए मन भावन सृजन करने के लिए एक बाल साहित्यकार को क्या करना पड़ता है और क्या ये आसान है क्या? जी। हाँ, देखिए एक तो जैसे बाल साहित्य हो या प्रौढ़ साहित्य, दोनों की रचना प्रक्रिया, जैसे कि दिव्य रमेश जी कहते हैं, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि दोनों की प्रक्रिया तो लगभग एक जैसी होती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि साहब बाल साहित्य लिखना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे 2 चीजें अगर आपके पास हैं, एक तो संवेदनशीलता आपके भीतर है और दूसरा आप मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे मैं दूसरों का उदाहरण नहीं लूंगा, सबकी रचना प्रक्रिया अलग अलग होती है। मैं अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा तो शायद ज्यादा वो प्रामाणिक हो सके मेरी बात। जी बिल्कुल कि दो बिल्कुल। चीजों पर मेरा फोकस रहता है कि एक तो संवेदनशीलता की, चीजों के भीतर तक देखकर उसको आप महसूस सकें, और दूसरा कि मनोविज्ञान उसका आप पढ़ सकें। तो इसी वजह से जैसे ये है कि और सबकी संवेदना का स्तर भी कई कई बार अलग होता है। कोई चीज किसी व्यक्ति को कोई ऐसी दूसरी घटना संवेदित करती है, दूसरे व्यक्ति को वो घटना हो सकता है संवेदित ना कर रही हो। जी बिल्कुल। संवेदना जैसे एक परदेश फिल्म का गीत है, ये दुनिया एक दुल्हन। उस गीत जी। को सुनते सुनते जब आखिर में बच्चे वो बोल सब एक साथ गा उठते हैं,
ये मेरा इंडिया तो अच्छा। मैं सुन रहा था, मेरे भाई भी साथ बैठे हुए थे जो बाल साहित्यकार भी हैं, मोहम्मद साजिद खान, तो वो उनको नमन। मेरे आंसू आ गए आंखों में। तो उन्होंने बोला इसमें ऐसे रोने की कौन सी बात है। उन्होंने कहा पता नहीं, बस अपने आप ये चीज हो जाती। तो कई कई बार ये होता है ना कि जैसे बच्चों से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, या उनको मैं जब देखता हूं तो उनसे अपने आप एक भीतर से मुझे एक जुड़ाव सा महसूस होता है। उसके भीतर जो उसको खेलते हुए, जैसे छोटा बच्चा खेल रहा होता है। जैसे आप प्रकाश मनु जी की कहानियां देखिए, तो उनकी जी कहानियों को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने बहुत गहराई से किसी एक बच्चे को अकेले में खेलता हुआ देखा है। जैसे प्रकाश मनु जी लिखते हैं तो उसमें अचानक, जैसे उनके वो बच्चा पेन से लिख रहा है तो अचानक पेन बोलने लगेगा, अचानक परी उसमें प्रकट हो जाएगी, और आपको जी जी लगेगा कि ये बच्चा सपना देख रहा होगा। आमतौर पर ये होता है कि कोई ऐसी घटना हम दिखाते हैं तो उस घटना का समापन ऐसे करते हैं कि बच्चा सपना देख रहा है और सपना टूटता है, परी चली जाती है। लेकिन उसमें जी कहीं जी सपना नहीं होता, वो बातें करता है। वो अमूर्त जो चीजें हैं, या जो उसके सामने जो चीजें हैं, जो निर्जीव चीजें हैं, बच्चा उससे भी बात कर रहा होता है। आप किसी बच्चे को अकेले में ध्यान से देखें खेलते हुए, तो और ये मैंने भी खूब किया है कि वो कलम, जैसे मेरा बेटा है, वो क्या क्या करता है कि जैसे मैं उससे कहता हूँ कि इसको रोज एक सोने के लिए एक सपना चाहिए, एक सुंदर सपना चाहिए जिसमें परी हो और वो हो, चंद्रमा हो। वो रोज रात को सोने से पहले वो अपने हाथ उठाकर ऐसे ऐसे करके करता रहता है। उससे पूछता हूँ क्या कर रहा हूँ, तो बताता है कि मैं खेल रहा हूँ, कि ये इधर से वो आया, भालू आया तो इधर इसने उसके ऊपर, शेर के ऊपर हमला किया। वो अपने आप में कल्पना कर रहा है। अरे वाह। तो तो इसी इसी तरह की जैसे वो होता है ना कि, तो इन इन चीजों को, बच्चों के इस मनोविज्ञान तक अगर आप पहुंच जाते हैं, अगर उसको गहराई से पकड़ लेते हैं, और वो बिल्कुल उस स्तर पर क्या सोच रहा है, उसकी सोच को अगर आप व्याख्यायित कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से बाल साहित्य, जो ये कहा जाता है कि लिखना बहुत मुश्किल है और बच्चों के स्तर तक उतरना है, जाहिर सी बात है कि अगर आप स्वयं मन से अगर बच्चे हैं, तो जैसे लोग मुझसे कहते हैं कि आप अभी तक बाल साहित्य लिख रहे हैं, तो मैं कहता हूँ अभी मेरे विजडम टूथ नहीं निकला हुआ है। वाकई है कि मेरे अकल ताड़ अभी नहीं निकली हुई। तो मैं कहता हूँ कि मैं तो अभी बच्चा ही हूँ, इस वजह से जाहिर सी बात है मुझ में अकल जब तक नहीं आएगी तो मैं यही बचपने वाली ही हरकत करता रहूंगा। तो मुझे यह लगता है कि संवेदनशीलता, सहजता, जी जीवन में जितने आप सहज होंगे और जितना आसान, और जो तमाम सारे जो चीजें हैं उनसे दूर अगर रहेंगे, और संवेदनशीलता आपके भीतर होगी, मनोविज्ञान को पकड़ने की क्षमता होगी कि हमारी बात पर सामने वाला कैसे सोच रहा है, उसका क्या रिएक्शन है। जैसे बिल्कुल मैं जब बिल्कुल। कहानी लिखता हूँ तो मैं कहानी को अपने आंखों के सामने घटित होते हुए देख रहा होता हूँ, बहुत कि सुंदर। ये हो रहा हो तो वो कहाँ पर खड़ा होगा, उसके ऊपर पेड़ का साया पड़ रहा है तो उसके ऊपर कितनी धूप, कितना साया है, मौसम कैसा है, वो सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। इसी वजह से लोग कहते हैं कि आपकी कहानियां लंबी हो जाती हैं थोड़ी सी। तो ये थोड़ा सा मेरे साथ दिक्कत होती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीजें, कभी कभी वो चीजें जरूरी हो जाती हैं, उन चीजों को लिखना। तो ये जी मेरी बिल्कुल। रचना प्रक्रिया है। अब इससे बहुत सारे लोग सहमत भी हो सकते हैं, हो सकता है उनकी रचने की प्रक्रिया अलग हो। तो ये मेरी रचना प्रक्रिया, और मुझे सहज लगता है, और बाल साहित्य में ही सहज लगता है। कई लोग मुझसे ये भी कहते हैं, जैसे आजकल के जैसे हालात जो भी देखिए, तो उनसे आंखें बंद करके आप अगर साहित्य रच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत एक साहित्यकार का आप दायित्व नहीं निभा रहे हैं। लोग मुझे कहते हैं कि आप पलायनवादी हैं, आप इन चीजों की तरफ से निगाहें मोड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे, मतलब पता नहीं क्यों, जैसे मैंने एक बार शानी, गुलशेर खां शानी, एक हिंदी के उपन्यासकार हैं, उनका एक उपन्यास है काला जल। तो उसको एक बार मैंने पढ़ा, और वो निम्न वर्गीय मुस्लिम जीवन पर आधारित है। तो उसको पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद मैं ऐसा डिस्टर्ब रहा, 2-3 दिन तक ऐसा डिस्टर्ब रहा, कि मैंने प्रण किया कि मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा कि हमारे जीवन की कथा लिखी हुई। ऐसे ही देवेंद्र कुमार जी जो नंदन के संपादक रहे हैं, उनकी आत्मकथा मैंने पढ़ी। मेरे भाई ने ही सजेस्ट किया कि उसमें बाल वाटिका में प्रकाशित हुई थी, उन्होंने कहा कि वो पढ़ लो, बहुत अच्छी लिखी हुई है। और उसको मैं बता रहा हूँ कि मैं पढ़ने के बाद मैंने एक कसम खा ली कि देवेंद्र कुमार जी की आत्मकथा अगर पुस्तक के रूप में आती है तो मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, और उनका कोई भी आत्मकथात्मक अंश अब मैं नहीं पढ़ूंगा। इतनी हृदय विदारक घटना है कि उनके पूरे जीवन का जो संघर्ष है उसको लेकर मैं, मतलब इतनी पीड़ा हुई मुझे, मैं खुद उनकी जगह पर मैं अपने आप को महसूस कर रहा था। तो यही सब चीजें हैं कि आप जितनी गहराई से चीजों से जुड़ेंगे, लिखना आपके लिए उतना सरल हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये स्वाभाविक है, क्योंकि संवेदना शून्य व्यक्ति कभी सृजनकार या फिर सर्जक नहीं हो जी सकता। निश्चित तौर पे ये जब आप सर्जक हैं, आप सृजन की दुनिया में हैं,
तो संवेदना शून्य तो हो नहीं सकते। जी, बिल्कुल। जी, जी, और बिल्कुल। जितनी गहराई होगी उतनी बेहतर जो है रचना भी निखरती है। जी, जी। आदरणीय इसी से जुड़ा एक प्रश्न है आप तक मैं पहुँचाना चाहूँगा कि हमारा परिवार है, घर है, हर कोई किसी न किसी से प्रेरित होता है, प्रेरणा जी, पाता है, संरक्षण पाता है और ख़ास करके जब हम लोग लेखन की दुनिया की बात करते हैं, तो इस लेखन की दुनिया में जी। परिवार कितना सहयोग करता है आपका? कितना साथ खड़ा होता है? और कौन-कौन है जो आपके पक्ष में खड़े होते हैं कि हाँ भाई चलो लिखो, हम हैं तुम्हारे साथ? जी। अ, वैसे अगर परंपरा में देखा जाए तो मेरे ददिहाल में तो वैसे लेखन का वैसा माहौल नहीं था। लेकिन मेरे नाना जो थे वो थोड़ा सा लिखते पढ़ते रहते थे, उनकी लिखी हुई पुस्तकें भी हैं। अरे वाह! तो शायद हो सकता है कि वहीं से मेरे भीतर गुण आया हो। लेकिन यहाँ जहाँ तक परिवार की बात है, जी। तो इस समय दो बच्चे तो बड़े हैं, एक एक छोटा है और पत्नी है। तो न्यूक्लियर फैमिली है, अब तो चूंकि सर्विस की वजह से अलग ही रहना पड़ रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो लेखन में फिलहाल तो मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। कभी हुँ। बच्चों की तरफ से तो आई नहीं, बल्कि वो तो आकर पूछते हैं कि पापा कुछ नया लिखा? अरे क्या लिख वाह! रहे हैं पापा? कोई कहानी लिख रहे हैं? मैंने क्या एक बात है। उधर हजारा सिंह और पिटारा सिंह ऐसे करके दो पात्र लेकर उनकी कई सी सीरीज में कई कहानियां लिखी। तो जी, जी, अक्सर जी। मेरा छोटा वाला बेटा आकर पूछता था कि पापा हजारा पिटारा की कोई नई कहानी लिखी क्या? अरे तो वाह! उसी तरह पत्नी भी पूरी तरह से सहयोग करती हैं। मैंने उनसे कह रखा है कि मेरे जीवन में बस एक है जिससे मैं जीवित हूँ, मेरी ऑक्सीजन है, वो यह है लेखन। अरे कि मैं वाह! दिन में कुछ घंटे बैठ जाऊं, भले ही मैं अपनी लिखी रचनाओं को पढ़ लूं, दूसरों की रचनाओं को पढ़ूं, मतलब कुछ लिखना या कुछ पढ़ना अगर ये चीज नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अधूरा सा रह गया है। बिल्कुल तो सत्य। हालांकि आजकल व्यस्तताएं बहुत बढ़ गई हैं, बहुत सारी हुँ, चीजें हुँ। हो गई हैं। इधर दीपावली के लगभग 5वां दिन है अवकाश का। बहुत सारे हुँ। लेकर चला था कि ये करना है वो करना है, वो सब कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद पूरी तरह से समय मिल जाता है और पत्नी इस चीज को लेकर झुंझलाती नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में। जी। तो तो कोई ना बहुत कोई सारी समय चीजें वो आपने खुद से बाँध रखा संभाल होगा। लेती जी। कुछ ना कुछ समय आप बाँध रखे होंगे कि ये समय जो है या सुबह का समय है, ये इतने घंटे हमको देना है, इतनी तैयारी करनी है हाँ, लेखन ज्यादातर के तो लिए। समय शाम के बाद से ही मेरा शुरू होता है। ये टाइम अरे वाह! होता है थोड़ा, इस वक्त बैठ लेता हूँ घंटा भर, उसके बाद फिर रात में लगभग 9 बजे के बाद से, 9:30 बजे के खाने के बाद से फिर 1 बजे तक, 12:30 बजे तक फिर थोड़ा बहुत ऐसे लिखना और पढ़ना, ये दोनों कार्य चलते रहते हैं। लेखन और पठन दोनों बहुत जी, ज़रूरी जी, है। बिना जी। बिना पढ़े लिखा नहीं जा सकता, जी, दुरुस्त। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। बिल्कुल आदरणीय। आदरणीय, एक और प्रश्न आप तक मैं ले आ रहा हूँ। अ, यहाँ पर बाल साहित्य के वर्तमान एवं भविष्य को आप किस नज़रिए से देखते हैं? वर्तमान में जो लिखा जा रहा जो बाल जी। साहित्य है किन चुनौतियों से गुज़र रहा है? और भविष्य में इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए? इस पर आपकी टिप्पणी हम चाहेंगे। जी। हाँ जी, एक तो देखिए जब एक बहुत बड़ा परिवर्तन तो देखिए, जैसे जब ये कोविड आया, उसके बाद हुँ, एक हुँ। बहुत बड़ा परिवर्तन तो दिखाई दे रहा है। लेकिन हम थोड़ा जी। सा और पीछे जाएं तो आप हुँ, ये देखेंगे कि जैसे पुराना दौर हुआ करता था तो उसमें 200 साल, सिर्फ जैसे रीतिकाल है वो 200 साल तक चलता रहा। एक जैसी जी, चीजें लिखी जाती रही, भक्ति काल था, एक जैसी चीजें लिखी जाती रही। लेकिन अब जो दौर है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। जी, मतलब जी, जैसे जी। आप ट्रेन में बैठे हों, ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन मुझे कोई और उदाहरण नहीं ध्यान आ रहा है, तो मैं ये उदाहरण दूंगा कि ट्रेन में बैठे हों और दृश्य आपके सामने से तमाम सारे गुजरते चले जा रहे हैं। गुज़रते चले जा रहे हैं। जी, 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 जी। आ, मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो शायद ये 90 के दौर से हुई, जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। तो वो हुँ, हुँ। 3 फार्मूले लेकर आए थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जी, जी। और उसके एलपीजी। बाद से ये जो चीजें बदली हैं वो इतनी तेजी से बदली हैं कि बहुत सारी चीजों पर मतलब विश्वास नहीं होता है कि ये चीजें इतनी कैसे बदल सकती हैं। हुँ, हुँ। खासतौर से जो मुझे सबसे बड़ी चुनौती आज के दौर में दिखती है, वो सबसे बड़ी चुनौती यही दिखती है कि आज का जो दौर है वो जी। तकनीकी रूप से लगातार समृद्ध होता चला जा रहा है। जी, बिल्कुल। और उस बदली हुई तकनीकी दौर में आप देखिए बहुत सारी, जैसे इस कोरोना, उसमें एक वो हो सकता है कि ऐसा
निर्णायक बिंदु हो सकता है कि जिसकी वजह से आप देखें नंदन जैसी पत्रिकाएं बंद हो गई, बालहंस बंद हो गई, नन्हे सम्राट जैसी पत्रिकाएं बंद हो गई। यानी प्रिंट मीडिया का जो एक तरफ से जो रुझान था वो चीजें धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वो चीजें आती चली जा रही हैं। जैसे मेरा छोटा बच्चा है, उसको अक्सर यूट्यूब पर शिशु गीत वगैरह लगा कर दे देता हूँ। तो एक बड़ी चुनौती है कि हम उस पर जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अच्छे साहित्य को सामने लेकर आए, ताकि वो बच्चों को सहज रूप से सुलभ हो सके। क्योंकि आज का बच्चा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर ज्यादा विश्वास रखता है। मोबाइल उसके पास हो तो वो एक किताब के बनिस्बत मोबाइल में ज्यादा वो इंटरेस्टेड होता है, मोबाइल को ज्यादा कायदे से देखता है। और शायद वो चीजें, उसमें जो चीजें होती हैं जो चित्रों के माध्यम से या कार्टून के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से ही आती हैं, तो वो कुछ ज्यादा रोमांचकारी होता है। उसको लेटे लेटे भी आप सुन सकते हैं, लेटे लेटे भी देख सकते हैं, अंधेरा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उजाला हो तब भी कोई, लेकिन किताब को आपको लेकर बैठकर पढ़ना पड़ता है। और दूसरा, पर्यावरण के मुद्दे को भी लेकर आप देखिए, थोड़ा सा कागज वगैरह को ये उसके लिए लिहाज से भी सही है कि हम बदली हुई तकनीक का फायदा उठाएं। तो मुझे एक ये बड़ी चुनौती लगती है कि इस चुनौती के अनुसार हम अपने साहित्य को किस तरह से ढाल रहे हैं, किस तरह से अनुकूल बना रहे हैं। क्योंकि इंटरनेट पर गेम्स भी हैं उसको लुभाने के लिए, तो आप अपने साहित्य को किस तरह से लेकर आए कि बच्चा उनकी तरफ से हटकर आपकी तरफ आए। तो ये एक बड़ी मुझे चुनौती लगती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती हमको लगती है वो ये लगती है कि जैसे अब मेरी उम्र ऐसे ही 44-45 के आसपास हो गई होगी। आज से 30-35 वर्ष पीछे चला जाऊं तो मेरा बचपन है। तो मैं जब कोई चीज लिखूंगा तो जाहिर सी बात है, जब मैं बचपन की याद करके लिखूंगा तो वो चीजें मैं अब लिखूंगा तो अपना बचपन लिखूंगा। तो जाहिर सी बात है अपने उस बचपन से आज का बच्चा तालमेल नहीं बिठा पाएगा। जब चीजें पुरानी आएंगी, जैसे एक उदाहरण मजेदार मैं आपको दूं, मेरा बच्चा है, जब वो पहली क्लास में था तो मैं उसको एक दिन पढ़ाने के लिए बैठ गया और पढ़ा रहा था, तो मुझे जोश मार गया कि वैसे तो मेरी श्रीमती जी भी हिंदी से एमए हैं, वही पढ़ाती हैं बच्चों को। जी। तो मुझे जोश मार गया कि लाओ आज मैं पढ़ाता हूँ। तो मैंने उसको गढ़माला पढ़ानी शुरू की। तो उसमें पहला आया तो आ से अमरूद, ये सब तो चलता गया, लेकिन जब ओ से ओखली आया तो अटक गया। उसने पूछा ये ओखली क्या होती है? तो मैंने कहा बेटा इसमें जो चीजें होती हैं वो कूटी जाती हैं। अच्छा कहाँ पर होता है ये? अब मैं उसको नहीं बता पाया कि अब इसका ये चलन से चीजें बाहर हो जाती हैं। फिर चा आया तो चा से चरखा। तो मैंने कहा, इसने कहा ये चरखा क्या चीज होती है? तो मैंने कहा चरखा होता है जिससे सूत काता जाता है। उसने कहा सूत क्या होता है? मैंने कहा जिससे बेटा कपड़े बनते हैं हम लोगों के कपड़े, वो सूत होता है। तो उसने कहा ये क्या हमारा जो कपड़ा है क्या ये चरखे से बना हुआ है? मैंने कहा नहीं बेटा मशीन से बना हुआ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप मान लीजिए का से बच्चों को का से कंप्यूटर होता जी, तो शायद बच्चा और ज्यादा आसानी से सीख लेता। तो बिल्कुल सही। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे हम तो अभी चरखा ओखली और तकली वाले दौर में जी रहे हैं, तो हम जब लिखते हैं तो हम अपने दौर में बैलगाड़ी भी लेकर आ जाते हैं, तमाम सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन आज के दौर का बच्चा अब बदल चुका है। उसको जब उन चीजों को जिसने देखा नहीं है, उनका प्रयोग नहीं जानता है, अगर आप उन चीजों का प्रयोग करेंगे कहानी में तो जाहिर सी बात है कि बच्चा उससे तादाद में नहीं जोड़ पाएगा और कहीं ना कहीं वो चीजें उसको थोड़ा सा भटकाएंगी। तो एक बिल्कुल। ये भी चुनौती है कि आज के परिवेश से जुड़कर आज की चीजों को अपने आत्मसात करके, कि सिर्फ ऐसे नहीं कि उसमें उसमें सिर्फ शब्द आ जाएं, वो चीजें जो एक वैज्ञानिक दृष्टि है वो भी आपके साहित्य में आती है। और वो कैसे आती है, ये साहित्यकार का एक बड़ा चुनौती है साहित्यकार के लिए। कुछ भी लिख देना बाल साहित्य में हो जाता है। जैसे मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा क्या तुम लोग क्या बाल साहित्य लिखते हो? उर्दू के शायर थे। उन्होंने कहा कि मैं ये जो कविता है जो तुम्हारी रेल के डिब्बे में है, इस तरह से तो मैं 20 कविताएं एक सांस में कह सकता हूँ। उन्होंने कहा उन्होंने लिखा और उसमें लिख कर दूसरे दिन दिखाया भी। उसमें यही था कि बच्चों सुबह उठो और सुबह उठकर मंजन करो और स्कूल जाओ, बड़ों का कहना मानो। तो अब इसमें क्या कहा जाए? तो जी। ये सारी चीजें हैं। नहीं, निश्चित तौर पे वो अपनी-अपनी है, क्योंकि वो निश्चित तौर पे जो है वो जो रचनाएँ वो लिखते होंगे, वो बच्चों के लिए नहीं लिखते होंगे। उनको जी लगता जी होगा शायद आसान है, परंतु जब आप लेखन की दुनिया में उतरेंगे, तब समझ में जी आए कितना कठिन है, सरल जी जी नहीं है। जी हाँ, ये क्योंकि बाल साहित्य सृजन करना, बच्चों के मन में उतरना और बच्चों के शब्दों को लेना, ये महत्वपूर्ण है। जी, क्योंकि हम लोग बड़े हैं, बड़ों के शब्द मतलब कि वो आ जाते हैं, वो शब्द आ जाते जी हैं, परंतु जब इस शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं,
तो वो बच्चों के होने चाहिए। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। कौन से शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है बच्चा वो संगणक नहीं कहेगा, वो बिल्कुल कैलकुलेटर कहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। कैलकुलेटर कहेगा, कंप्यूटर कहेगा, मोबाइल कहेगा, सचल भाष नहीं कहेगा। वो मोबाइल ही कहेगा। जी हाँ, ये स्वाभाविक है। अर्थात बच्चों की भाषा, इसी से जुड़ा एक प्रश्न है आदरणीय कि बच्चों की भाषा को जी लेकर आपके क्या विचार हैं कि कहानी में बच्चों, निश्चित तौर पे हम लोग हिंदी की शुद्धिकरण की बात भी करते हैं कि हिंदी जो है शुद्ध हो। हिंदी हिंदी अपने आप में कितनी शुद्ध है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। क्योंकि हिंदी की शुद्धता की जब बात होती है, तो कहीं न कहीं हम लोग अपनी जो है वो हुक जो है, वो संस्कृत निष्ठ पर लगा देते हैं और पीछे उसके की ओर बाद वो लौटते टेस्ट करते हैं कि हाँ भाई ये सही है कि नहीं है। हैं। परंतु बिल्कुल ये हम भूल जाते हैं कि जो जिस भाषा में हम बात करते हैं, वे अपने आप में क्या वो शुद्धता लिए हुए है? वो क्या सही माने में शुद्ध है? क्या वो गंगा जल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिंदी है और हिंदी का स्वभाव ही है, सदैव सबको लेकर चली है, शायद इसीलिए आज जीवित है और आगे भी बढ़ेगी। आदरणीय, इसी से जुड़ा है प्रश्न कि कहानी लेखन के समय हमें जी। यहाँ पर क्या करना चाहिए? शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए? वाक्य सृजन कैसे होने चाहिए? और खास करके अंग्रेजी की ओर जैसे हम लोग बढ़ जाते हैं, अंग्रेजी के शब्द भी आते हैं, तो इस पर आपके क्या विचार हैं आदरणीय? तो देखिए, भाषा को लेकर बहुत शुद्धतावादी रवैया नहीं अपनाना चाहिए। हुँ, हुँ। पहले तो जैसे भाषा के स्वरूप पर बात कर लें। जैसे देखिए, भाषा का जनतंत्र मैं मानता हूं कि बहुत मजबूत होता है, जी, कि अगर वहां गलत को लोग सही मानने लगते हैं तो भाषा उसी को सही मानने लगती। जी, कि बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, मैंने कहीं पढ़ा था कि सर्वोत्तम कोई शब्द नहीं होता है, उत्तम ही बिल्कुल, सुपरलेटिव डिग्री है, उसमें सर्व जी, लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बिल्कुल। अब सब लोग लगाने लगे तो सर्वोत्तम भी सही है, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी, जी, तो जी। मुझे लगता है कि भाषा जो है वो चूंकि मन की अभिव्यक्ति होती है, जन की अभिव्यक्ति होती है, भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, और वो अभिव्यक्ति समाज में होती है, तो जैसे जैसे समाज बदलता जाता है वैसे वैसे भाषा भी बदलती जाती है। और उस हुँ, हुँ, बदलना हुँ। उसको होगा, अगर नहीं बदलेगी तो वो फिर नष्ट हो जाएगी। और हिंदी की जी, सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो दूसरी भाषाओं को आत्मसात कर रही है, और ले इस तरह से आत्मसात कर लिया उसने कि बहुत सारे शब्द तो ऐसे हैं कि पता ही नहीं चलता है कि हलवा शब्द शब्द जो है वो हिंदी का नहीं है। मतलब हैरत होती, जैसे पपीता शब्द हिंदी का नहीं है, रिक्शा शब्द हिंदी का नहीं है, बहुत सारे ऐसे जी, शब्द हैं कि वो लगता ही नहीं है कि अब हम इसके लिए दूसरा शब्द क्या लेकर आए, और उसकी जरूरत भी बिल्कुल। नहीं है, क्योंकि हिंदी जी, सबको समाहित करके चल रही है। जी, जहां बिल्कुल, तक बाल कहानी में या किसी भी कहानी में भाषा का जो सवाल है कि वो कैसी होनी चाहिए, जी, तो मुझे लगता है कि इसमें दो चीजें ज्यादा प्रभावी होती हैं, जिनकी वजह से भाषा अपना आकार लेती है। पहली बात तो, आप जो चीज लिख रहे हैं वो किस स्तर के लिए लिख रहे हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए लिख रहे हैं, या किशोरों के लिए लिख रहे हैं, या बालकों के लिए लिख रहे हैं। अगर छोटे बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि वाक्य छोटे छोटे होते हैं, वाक्यों का दोहराव होता है, कि जी, मक्खी गई भंवरे के पास और उसने ये सेंटेंस कहा, फिर वो अगले के पास जाएगी तो उसी सेंटेंस में एक सेंटेंस और जोड़ दिया जाता है, जैसे आप देखते हैं कि लोक कथाओं में। फिर वो अगले के जी, पास जी, गई कि भंवरे के पास गई, मैंने ये कहा, मैं तितली के पास गई, मैंने ये कहा। फिर उससे उससे वो बात कहती, फिर अगले वाले में एक सेंटेंस और जुड़ जाता है। उससे क्या, बच्चे को जी। पढ़ने में आसानी होती है, चीजों को फिर से वो एक चीज पहले से पढ़ी हुई होती है तो अगली बार रिदम में जुड़ती चली जाती है। हुँ, हुँ, तो हुँ। एक चीज़ तो ये है कि आप किस स्तर के बच्चों के लिए लिख रहे हैं, वो स्तर भी देखना जरूरी होता है। अगर किशोरों के लिए लिख रहे हैं तो उसमें आप भाषा में प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन वो जी, प्रयोग ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो प्रसंग से ही पता चल जाए। अगर भाषा के सही अर्थ तक, वो शब्द के सही अर्थ तक नहीं भी पहुंच रहा है, तो कम से कम प्रसंग से वो उस शब्द के अर्थ तक पहुंच जाए। पहुँच बहुत जाए। बार ये होता है कि बहुत सारे शब्दों के अर्थ एक्चुअली में हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसका अर्थ हमको पता होता है, उनका संदर्भ पता होता है, तो फिर उनका अर्थ अपने आप निकल कर आ जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, संदर्भ की चिंगारी। हाँ, कि शब्द जी, जो है वो जब संदर्भ बदलते हैं तो वो शब्द बदल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब संदर्भ बदलता है तो उनका अर्थ बदल जाता है। तो आप किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा क्लियर होता है। बहुत बार कविताओं में देखिए, मैं देखता हूँ कि जैसे कविताओं में कहीं कहीं मात्राओं का भी हेर फेर होता है, लेकिन उसकी जी, लय इस तरह से होती है कि उस जो दीर्घ होता है उसको लघु करके हम पढ़ लेते हैं।
लेकिन जी कहीं कहीं ये बिल्कुल। होता है कि जो दीर्घ लिखा है उसको हम दीर्घ ही करके पढ़ते हैं तो लगता है कि इसमें अटक आ गई। जी जी जैसे जी तुलसीदास जी के सवैये आप देख लीजिए कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिन नारी दुखारे। अब जी वो बिल्कुल। वासी वासी लिखा हुआ है लेकिन हम वासी पढ़ ले रहे हैं। जी तो जी जी तपोव्रत धारी कहना चाहिए, धारी कह ले रहे हैं। उस लय में अपने आप को हम फिट कर लेते हैं। तो एक चीज तो ये है कि आपको स्तर देखना होगा। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि कहानी का वातावरण क्या है, आप किस परिवेश की कहानी लिख रहे हैं। तो परिवेश के सृजन के लिए फिर आपको उस तरह की, जैसे ऐतिहासिक कहानी लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी भाषा वही नहीं रहेगी जो भाषा, क्योंकि उससे फिर वो जो जिसको हम साधारणीकरण कहते हैं या जिसको कहते हैं कि ना वो अ, पाठक उस जैसे कहते हैं कि दो ही लोगों के पास सृजन की शक्ति होती है, एक ईश्वर के पास और एक साहित्यकार के पास। ये बिल्कुल। दोनों अपनी अपनी दुनियाएं रचते हैं और उन दुनिया जी में पहुंचकर वो, और दोनों हकीकत नहीं है, दोनों माया है, मिथ्या है, सब नष्ट हो जाएंगी। लेकिन हम जब जी देख रहे होते हैं तो हमको लग रहा है कि ये सब कुछ हकीकत में घटित हो रही है। जी 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 ऐसा बिल्कुल। लगता है कि जैसे तो उसमें तो हमको जो जो संसार रचना होगा तो वो संसार के रचने में फिर आपको शब्दावली भी उसी तरह की देनी पड़ेगी। पूरा परिवेश उसका आपको रचना पड़ेगा। कि अगर हम अकबर बीरबल की बात कर रहे हैं तो फिर उनके दरबार का जो परिवेश है उसको उद्घाटित करना होगा, और उसके परिवेश के उद्घाटन में भाषा आपकी बहुत मदद करती है। अब हम बिल्कुल अकबर के मुंह से अंग्रेजी के संवाद नहीं दिखा सकते हैं, उसके आली जनाब और हुजूर इस तरह के शब्द हमको लाने ही पड़ेंगे। तो उसमें लानी बहुत सारे पड़ेगी। ऐसे होते हैं जिनका अर्थ नहीं समझ में आता है, जैसे मुगले आजम बहुत बार देखी होगी, मैंने भी देखी है, इतनी मुश्किल उर्दू है उसकी कि वो समझ पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत जी दिनों तक जी मैं ये नहीं समझा कि तखलिया का मतलब क्या होता है, बाद में समझा कि तखलिया का मतलब होता है कि हाँ एकांत कर दो जाओ। जी उसमें जिंदान जिंदान का मतलब वो होता है शायद जेल होती है कुछ, वो सब बाद में पता चला, लेकिन देखने से चीजें सब समझ में आ रही थी। तो वो एक वातावरण सृजन होता है, तो वातावरण सृजन के लिए जैसे मैंने मुस्लिम परिवेश पर भी कुछ कहानियां लिखी हैं। जी जी तो उस मुस्लिम परिवेश को फिर उस जैसे वो परिवेश है तो वो कौन सा है, निम्न मध्य वर्गीय परिवेश को हम उद्घाटित कर रहे हैं या जमींदारी सामंती परिवेश को उद्घाटित कर रहे हैं। तो उसमें फिर उस परिवेश को पूरी तरह से आपको लाने के लिए आपको अपनी भाषा को उस तरह से ढालना होगा। ये बिल्कुल। बहुत जरूरी होती है कि वातावरण सृजन, मुझे लगता है कि कहानियों में एक बहुत जरूरी तत्व होता है। उससे बिल्कुल। बच्चा जो है, हालांकि उससे कहानी लंबी होती है थोड़ी सी, लेकिन उससे जी जो बच्चा है, ये पाठक जो भी होता है, वो उससे बंध जाता है पढ़ने में। बिल्कुल। सीधे सीधे वो उसको लगता है कि वो उस दुनिया में प्रवेश कर गया है, और उसको लगता है कि हाँ वो सारी चीजें उसके सामने घटित हो रही हैं। तो बिल्कुल। ये दो बिंदु मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण होते हैं कि आप किस स्तर के लिए लिख रहे हैं और आपकी कहानी का जो वातावरण है, परिवेश है, वो क्या है। ये आपकी भाषा निर्धारित करती है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने प्रश्नों का उत्तर दिया है। यहाँ जितने भी मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, आपके नाम जी नहीं दिख रहे हैं, आप सभी को नमन है और काफ़ी कुछ लिख रहे हैं, बिल्कुल सहमत। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो हम बैठे हैं यहाँ पर, हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान जी, उनसे प्रश्न पूछना न भूलें, जुड़ते रहें क्योंकि कड़ी अभी चल रही है। आदरणीय अगला प्रश्न जो है मैं आप तक ले आना चाहूँगा कि ख़ास करके जब हम लोग बात करते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जी जो पात्र हैं, वो पात्र को आप कहाँ से लेकर आते हैं? वो पात्र कहाँ खिलते हैं आपकी आपकी जो साहित्य की बगिया जो है उस भावना में वो पात्र कहाँ खिलते हैं, कैसे खिलते हैं? कहाँ से चुनते हैं आप? जी। मुझे वो ध्यान आ गया, मैंने बाल वाटिका में ओम प्रकाश कश्यप जी की एक कहानी पढ़ी। उन्हें जी। छोटे बच्चे के ऊपर लिखा था, और हुँ, उसका हुँ, हुँ। चित्रण मैंने जब पढ़ा तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने शायद फोन से बात करी थी या उनको मैसेज किया था कि मैंने कहा हुँ, कि हुँ। सर ये जो आपने लिखा है, ये ऐसा लगता है कि जैसे आपने सचमुच ये चीजें देखी हैं, उस ये बच्चा सचमुच आपके घर के आसपास कहीं है। हुँ, हुँ। तो उनका जवाब आया कि हाँ ये मेरे घर, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये बच्चा बिल्कुल मेरे ही परिवार का है जिसके ऊपर मैंने ये कहानी लिखी। हाँ, तो आमतौर पर होता ये है कि बहुत बार जो है वो पात्र आपको, मतलब कहानी, अब देखिए आपके पास कैसे आएगी ये भी बड़ा अजब होता है। कभी कहानी की विषय वस्तु आ जाती है,
कभी कहानी का शीर्षक आ जाएगा पहले, उसके बाद फिर चीजें बननी शुरू हो जाती हैं, कभी कहानी जी, की जी, थीम आ जाएगी, कभी कहानी जी, का कोई एक संवाद आ जाएगा, कभी कोई पात्र आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, फिर उसको लेकर कहानी चलना शुरू हो जाएगी। अद्भुत। तो आमतौर पर पात्र जो है वो जब हम रचते हैं, जैसे मैंने प्रेमचंद को पढ़ा, तो प्रेमचंद एक विचार की एक कृति है। जी, जी, उसमें बिल्कुल। उन्होंने हाँ, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी जेब में हमेशा एक डायरी और एक कलम लेकर चलता हूँ, जी, बिल्कुल। और जब मैं नदी के किनारे हूँ और सांझ ढल रही है, तो मैं वो पूरा दृश्य अपने उस पर लिख लेता हूँ कि इस वक्त कैसा कैसी चीजें हो रही हैं, चिड़िया लौट रही हैं, तो कौन कौन सी चिड़िया हैं जो किस बसेरों की ओर जा रही, नदी का पानी कैसा हो रहा है, बहती हुई नाव कैसी दिख रही है। तो उसी तरह से उन्होंने ये भी लिखा है कि जैसे कोई मुझे व्यक्ति दिखता है और बड़ा रोचक दिखता है, तो मैं उसके हाव भाव, उसका स्वरूप और वो सारी चीजें मैं नोट कर लेता हूँ। तो मुझे मैं इस उस चीजों का भी मैं फायदा उठाता हूँ। मैं वहां से भी उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा कि बहुत बार जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो जो थोड़ा सा यूनिक होते हैं। जैसे जी, अभी मेरा एक बच्चा है, वो उसके जो छोटा वाला है, उसके बाल इतने घुंघराले हैं कि बड़े वाले ने टोका कि इसके बाल तो बिल्कुल मैगी जैसे लग रहे हैं। तो मुझे जी, लगा कि हाँ, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो अब जैसे अब एक दिमाग में एक चीज वो घूम गई, तो बहुत बार ये कैरेक्टर होता है कि जीवन से ही आ जाते हैं, सामने आते होते हैं, और कई कई बार वो कहानी का विषय तय करता है कि, और एक बार जब कहानी शुरू होती है तो वो तो शुरू तो आप करते हैं, लेकिन अंत कहानी खुद करती है। वो जी, आपके मन बिल्कुल। में कभी कभी कुछ होता है और वो कहानी अंत कहीं पर होगी। बिल्कुल सही, क्योंकि वो कहानी अपने आप लेकर जाती है। जी जी शुरुआत हम बिल्कुल, करते हैं, परंतु अंत जो है कहानी अपने आप और पात्र खुद अपने आप करती हमें है। उसको ले जाते हैं। जी हाँ, प्रेमचंद जी के जो कुछ विचार जो हैं, वो अद्भुत पुस्तक है। छोटी-सी जी जी पुस्तक है, परंतु वो जितने मेरे साथी जुड़े हैं सहमत होंगे कि उस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक तरह से हमारे लिए वो बाइबल की तरह है, कुरान की तरह है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बेहतरीन काम है उसमें, अपने विचारों को उन्होंने उड़ेल दिया है। अगर हाँ बिल्कुल। साहित्यकार साथी जुड़े हैं, इससे सहमत होंगे और जो शिक्षक साथी हैं ज़रूर पढ़ें उसे, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़े ही होंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि प्रेमचंद को बिना पढ़े कोई आगे नहीं बढ़ सकता, कोई बिल्कुल साहित्य की दुनिया में नहीं आ सकता, कोई शिक्षक भी नहीं बन सकता हिंदी का। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रेमचंद को पढ़े हम सभी पढ़े हैं, कोई थोड़ा पढ़ा, कोई ज़्यादा पढ़ा, परंतु पढ़ा सभी है। हाँ जी हाँ, सभी पढ़े हैं, हम सभी पढ़े हैं। जी हाँ। इस पर आदित्य रामविलास जी ने एक टिप्पणी की है, वो मैं बता दूं, बड़ी मजेदार है। उन्होंने कहा कि किसी भी लाइब्रेरी में आप जाएं अगर, तो सबसे खस्ता हाल किताबें अगर मिलेंगी तो प्रेमचंद की मिलेंगी। तो उन्होंने कहा कि इस वजह से नहीं मिलेंगी कि वो उनको ठीक ठाक से रख रखाव नहीं किया गया, वो इस जी, वजह से जी, जी। मिलेंगी कि सबसे ज्यादा पढ़ी गई हैं। जी कहा हाँ, बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। जो घर की सब्जी काटने वाली औरत है उसकी उंगलियों के निशान भी आपको मिलेंगे, और एक जो लठैत है जिसके अपनी लाठी को तेल अद्भुत, पिलाता है, बिल्कुल, उसकी उंगलियों के निशान भी मिलेंगे। हर किसी जी, ने पढ़ा है बिल्कुल, प्रेम। बिल्कुल। उनकी उनकी रचना में अद्भुत मतलब कि बाँध लेती हैं रचनाएँ। जी बिल्कुल ये बिल्कुल निश्चित तौर बिल्कुल। पे साहित्य वही मतलब सही में कालजयी होती है, जो बाँध लेती है। बिल्कुल उनकी बिल्कुल। रचनाएँ सभी रचनाएँ जो हैं कालजयी हैं, आप लोगों की भी कालजयी हैं, आगे होंगी निश्चित तौर पे। और इसकी इसकी जो उपादेयता जो है या फिर निश्चित तौर पे सृजन के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, तो प्रेमचंद ने जो दिया है हमें, जो थाती हमें मिली है, वो बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर अगर कोई व्यक्ति प्रेमचंद को शुरू से अंत तक पढ़ डाले, तो स्वयं बिल्कुल साहित्यकार बन जाए, स्वयं बिल्कुल साहित्यकार। बिल्कुल उनकी सहमत हूँ। भाषा उस पर चढ़ बैठेगी। बिल्कुल बिल्कुल उनकी बिल्कुल। भाषा उन पर चढ़ बैठेगी और लेखन में भी और वो लिखना शुरू कर दें, अगर थोड़ा बहुत भी लिखते हैं, तो उनकी शब्दावली भी जो है वो प्रेमचंद की जैसे हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। अद्भुत है उनकी रचना। इसलिए कहीं न कहीं भयभीत भी हम लोग होते हैं प्रेमचंद से, कि उनकी रचना जो है अद्भुत है। किसी ने जी मुझे कहा कि प्रेमचंद की रचना जो है कहीं न कहीं सवार हो जाती है आपके ऊपर, उनकी भाषा सवार हो जाती है। बिल्कुल। अद्भुत है उनकी रचना, उनको नमन है और ये सौभाग्य है कि प्रेमचंद और आप जैसे साहित्यकार हमसे जुड़ रहे हैं, इस मंच से जुड़ रहे हैं, उनकी चर्चा हो रही है। आदरणीय, एक और प्रश्न है, मैं आप तक लेकर आना चाहूँगा। प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से हर कोई किसी न किसी से प्रभावित होता ही है, तो आपके जीवन में अ, आपके समकालीन किस बाल साहित्यकार की रचनाओं ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? और कारण भी बताइएगा। अ,
इसमें किसी एक का नाम ले पाना तो मुश्किल है, क्योंकि देखिए वर्तमान समय ऐसा है कि इसमें लगभग मतलब थोड़ा बहुत इसमें आगे पीछे का फर्क हो सकता है, लेकिन लगभग 4 पीढ़ियां एक साथ सक्रिय हैं। जैसे आप देखिए कि प्रकाश मेनू जी, दिव्य रमेश जी और देवेंद्र कुमार जी, ये एक पीढ़ी के लोग हैं। और उसके बाद जी, थोड़ा जी। थोड़ा सा ही नीचे के सकते हैं तो सुरेंद्र विक्रम जी, संजीव जायसवाल जी, हेमंत कुमार जी, दीनदयाल शर्मा जी, तमाम सारे नाम हैं। और उसके बाद फिर एक और पीढ़ी है जिसमें रावेंद्र कुमार जी हैं, मनोहर मनु जी हैं, मैं स्वयं भी उसी में अपने आप को गिनता हूँ, नागेश पांडे जी हैं, जी, जाकिर जी। अली रजनीश जी हैं। और एक एकदम नई पीढ़ी है, जैसे रामकरण जी हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, निश्चल जी हैं, हुँ, और शिवमोहन यादव हैं, उमेश चंद्र सरस्वती हैं, ये लोग भी लिख रहे जी, हैं। तो एक तरह एक साथ 4 पीढ़ियां बाल साहित्य में इस समय सक्रिय हैं। जी। तो मुझे तो जो भी, जैसे गांधी जी ने ये कहा था ना कि अपने मस्तिष्क को आप कोठरी मत बनाइए जिसमें एक ही तरफ खिड़की हो और एक ही तरफ से उजाला है। जी, खुला खुला बिल्कुल। आंगन आंगन बनाइए जिसमें सब तरफ से रोशनी आती रहे। जी, जी, तो रोशनी मुझे, लाल। जी। हाँ, जैसे मैंने, आप प्रकाश मनु जी का जिक्र किया था कि उनकी कहानी को जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मैं उसमें जब डूबता हूँ तो मुझे हुँ, लगता है हुँ। कि जैसे मैं खुद बच्चा बन गया हूँ। वो मैं सीखता हूँ उससे कि कैसे वो मनोविज्ञान को इतनी गहराई से पकड़ते हैं। जैसे अभी दिव्य रमेश जी का एक नाटक मैंने पढ़ा और उस पर फिर मैंने लिखा भी। दरअसल पढ़ने की दृष्टि से ही, जब उसको लिखने की दृष्टि से जब मैंने पढ़ा तो एक बार ज्यादा गहराई से पढ़ा तो मुझे लगा कि वो बल्लू हाथी का बाल घर इतनी जी, अद्भुत जी। रचना, इतनी जी, अद्भुत बिल्कुल। रचना है कि उसका जवाब नहीं। बिल्कुल, इसके बिल्कुल। अलावा वो लूलू को पात्र बनाकर उन्होंने बहुत सारी अच्छी बहुत रचनाएं सही लिखी। रचना है। अद्भुत, अद्भुत सृजन है। और जी। अगर वो देखा जाए, जैसे रामकरण जी की रचनाएं भी मैं जरूर पढ़ता हूँ। वो हुँ, हुँ। नए लेखक हैं, लेकिन उसके बावजूद अब उनकी रचनाओं में से मैं ये सीखता हूँ कि कैसे पुराने विषय को भी लेकर, जैसे वो तितली पर भी कविता लिखेंगे तो अब तक हुँ, तितली हुँ। पर लिखी गई कविताओं से वो उनकी कविता बिल्कुल अलग होती है। तो वाह! ये कला कैसे आती है, कैसे चीजों को वो लाते हैं। तो मैं बहुत सारी चीजों से सीखता हूँ। वैसे मैं एक कहानी जो मुझे हमेशा से याद रही है, जिससे मैंने ये सीखा है कि कहानियों में वातावरण सृजन क्यों जरूरी है, उस कहानी का जिक्र कर देना मैं जरूरी समझता हूँ कि अ, हाँ, हाँ। एक चित्रेश जी हैं, दिनेश प्रताप सिंह चित्रेश। हुँ, हुँ। उनकी एक कहानी पढ़ी थी बचपन में, मैं तब विद्यार्थी था, साहस के पुतले। तो वो कहानी, मतलब उस कहानी में क्या है कि एक आदमखोर की कहानी है, लेकिन वो जो परिवेश उन्होंने रचा था, वो परिवेश मेरे दिमाग में आज तक बना हुआ है। और उसी को पढ़कर मैंने ये सीखा कि कैसे कहानियों में परिवेश कितना जोरदार जरूरी चीज होता है, जो हुँ, आपको हुँ। कहानी में बहा ले जाए। इसी तरह से बचपन में मैं कमला चमोला जी की कहानियां भी बहुत पढ़ता था। मुझे बहुत अच्छी लगती थी उनकी कहानियां। तो लगभग मैंने सभी से कुछ ना कुछ, जैसे देवेंद्र कुमार जी हैं, उनकी कहानियों से ये सीखता हूँ कि वो यथार्थ को बाल कहानी के रूप में, जैसे यथार्थ तो बहुत कटु होता है और जी, बच्चे के बिल्कुल। सामने एक कठिन यथार्थ समाज का वो कैसे प्रस्तुत किया जाए, एक बड़ी चुनौती होती है। तो उस कठिन यथार्थ को कैसे प्रस्तुत किया जाए, ये देवेंद्र कुमार जी से मैं सीखता हूँ। वाह! तो बहुत सारी, एक दो नहीं, लगभग मतलब हर जगह से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है और मैं सबके प्रति ऋणी हूँ। और हमारी संस्कृति भी यही कहती है कि हमारा अपना तो कुछ है नहीं, जो कुछ ऊपर से है वो आया है और आप आगे को उसको बढ़ा दें। यही है कि जो गुरु ऋण इसी को कहा गया है कि यही चीज जी, है जो ऊपर से आपका तो अपना कुछ है ही नहीं, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है क्या मोर। लागे हम नहीं रहे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, ये विचार उत्तम है। कहीं-कहीं कुछ लोग होते हैं कि वो संकुचित हो जाते हैं, अपने तक ही रह जाते हैं और चीज़ें जो हैं वहीं से नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। जितना जी आप लें समाज का मैं मैं इस संसार को एक तरह से समुद्र के समान मानता हूँ, जहाँ पे जी जो जी। चीज़ आप फेंकें वो कहीं न कहीं से घूम के फिर के आपके पास ही आएँ हाँ, चीज़ें। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बेहतरीन है, ये समाज के बहुत लोग सहमत होंगे कुछ लोग सहमत नहीं भी होंगे। कहते हैं कि कर भला तो हो भला। भला हो जी, ना हो कहीं न कहीं से हो ही जाती हैं, चीज़ें होती ही बिल्कुल हैं, बिल्कुल आती बिल्कुल हैं बिल्कुल। निश्चित तौर पे। और जो सीखता है वो सिखाए, तो निश्चित तौर पे वो उस संस्कृति को आगे बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। ये साक्षात्कार जो है ये साक्षात्कार जो है ऐतिहासिक ये एक तरह से देखा जाए होते चला जा रहा है।
क्योंकि आप लोग हैं हमसे जुड़े हुए और साथी हमारे जुड़े हुए हैं। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सीखने को मिल रहा है। मैं तो बिल्कुल ये बिल्कुल, कहता हूँ मुझे भी कि बहुत जो अच्छा जो इन लगा। साक्षात्कारों को देख ले वो स्वयं साक्षात्कार मतलब कि एक साहित्यकार बनकर उभर जाए कुछ दिनों में। जी हाँ, अरे, आदरणीय जी क्योंकि ये विचार जो हैं वो एक तरह से मंथन के मार्फत से आ रही हैं, जी अनुभव से हैं, अनुभवजन्य हैं और जो जी आप लोगों ने अनुभव किया है आपके अपने सृजन में, उसे आप कहते हैं ना कि बिहारी के शब्दों में कहा जाए उनके शब्द जो होते थे वो एक जैसे होते हैं, मतलब कि निचोड़ एक ही बार मिल गया आपको, पूरा का पूरा जी गागर में सागर भरने वाली स्थिति है। जी। तो जितने साथी जुड़े हुए हैं, अगर अपना गागर भरना चाहते हैं तो सागर यहाँ पर है। जुड़ते रहें। आदरणीय एक और प्रश्न है आप तक मैं ले आना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे समाज में देखा जाए कि जैसे कवि सम्मेलन होता है, क्या जी उसी तरह से विद्यालय स्तर पर भी बाल साहित्यकारों का कवि सम्मेलन या बाल कवि सम्मेलन आयोजित होना चाहिए? यदि ऐसा किया गया तो क्या नई पीढ़ी बाल साहित्यकार के रूप में ढलते हुए आगे बढ़ सकती है, दिखेगी? जी। बाल कवि सम्मेलन ही नहीं, जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज के माध्यम से भी बाल साहित्य से बच्चों को जोड़ा जा सकता है। मुझे दो नाम, वैसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन दो नाम मुझे ध्यान में आ रहे हैं। एक तो वंडर रूम के माध्यम से प्रतुल वशिष्ठ जी, हुँ, और हुँ, हुँ। दूसरा निश्चल जी हैं, जो अभिनव बालमन के माध्यम से वो वर्कशॉप बच्चों की करते रहते हैं, लगातार स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ वर्कशॉप करते हैं, देश के तमाम सारे लोगों को बुलवाते हैं। हुँ, और हुँ, हुँ। उनमें सिर्फ साहित्य ही नहीं, वो चित्रकला भी सिखवाते हैं, मूर्तिकला भी सिखवाते हैं, और वो तमाम सारी चीजें बच्चों को वो देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें से सबसे मजेदार बात ये है कि चाहे वंडर रूम से हो, चाहे अभिनव बालमन की से हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे निकले हैं जो बाकायदा लिख रहे हैं और अप्रकाशित हो रहे हैं। वाह! मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ साहित्य को दिया है। तो इस तरह से तमाम सारी एक्टिविटीज, जैसे मैं अभी जयशेखर जी का जिक्र कर रहा था, वो गोंडा के किसी जो प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हैं, वो भी, उन्होंने मेरी कहानी प्रकाशित हुई थी साइकिल पत्रिका में, तो उसको उन्होंने बच्चों को दी, उस पूरी कहानी को उन बच्चों ने चित्रों के माध्यम से आहा! प्रस्तुत किया। कुछ और उसके बाद उस पर यूट्यूब पर उन्होंने लोड किया, तो उसको देखकर मतलब मैं तो दंग रह गया कि बच्चों ने कितनी सुंदर ढंग से उस चीज को लिखा। बड़े अनगढ़ से चित्र बनाए थे लेकिन इतना सुंदर था वो कि अद्भुत था। तो बहुत सारी एक्टिविटीज की जा सकती हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे जागरूक लोग ऐसा हैं जो ये चीजें कर रहे हैं। तो हुँ, हुँ, हुँ। उसके क्या होगा कि देखिए, साहित्य, जैसे सर्वेश्वर जी कहते हैं कि कविता लिखने से क्रांति नहीं होती है, लेकिन कविता लिखना अपना होना प्रकट करना है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। मतलब ये है कि साहित्यिक जो लिखने वाला होगा या जो साहित्य को पसंद कर रहा होगा, उसका पाठक होगा, उसके अंदर संवेदना तो कम से कम जरूर होगी। तो ये बिल्कुल, आज जो दिक्कतें जो पैदा हो रही हैं, जो ये उन्माद का जो माहौल तैयार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल, साहित्य से हम कट गए हैं, मूल्यों से कट गए हैं। तो अगर हम इन चीजों को फिर से लाएंगे तो वो संवेदना लोगों के भीतर जागृत होगी, और उसकी बिल्कुल। शुरुआत हमको नींव से करनी होगी। तो ये बहुत सही आपने कहा कि कवि सम्मेलन हो, उसमें बच्चों को कहानियां सुनाई जाए, बच्चों के बीच में जी, तमाम जी। सारी साहित्य की एक्टिविटीज हो, तो उससे बिल्कुल। बच्चों में साहित्य के प्रति एक विशेष तरह की जागरूकता पैदा हो। हुँ, हुँ, हुँ। तो बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है और किया जाना चाहिए। आदरणीय इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि साहित्यकार कहीं न कहीं कटा रहता है बच्चों से, कि जी सीधे पाठक के से जुड़ नहीं पाता है। अ, वो पहुँचता है शिक्षक के मार्फत से या फिर जो विक्रेता है उसके मार्फत से जुड़ता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए क्या? जहाँ पर मतलब कि जो साहित्यकार है वो सीधे जुड़े अपने पाठक से, अपने बच्चों से जुड़े हैं, क्योंकि बच्चे तो निश्चित तौर पे स्कूल में हैं। तो क्या जी जी ऐसा जी। कुछ किया जा सकता है, ऐसा होना चाहिए? जी। हाँ, ऐसे होने की तो बहुत जरूरत है, लेकिन मसला ये है कि जैसे आजकल जिस तरह से स्कूलों का जो स्वरूप है, बच्चे के ऊपर जो होमवर्क का जो इतना बोझ है, जी। वो मैंने एक स्कूल में यहाँ बात की कि भाई 2-3 दिन की एक कार्यशाला लगा लेते हैं और उसमें बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज करेंगे। जी, तो जी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप समर कैंप में देख लीजिएगा, वैसे भी बच्चों का सिलेबस नहीं पूरा हो पाया। दरअसल वो सिलेबस और वो पढ़ाई और उन सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा मौके की भी दिक्कत होती है। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये बात कचोटती है कि जिनके लिए हम लिख रहे हैं उन तक चीजें पहुंच पा रही हैं कि नहीं।
हमने रचना लिखी और फेसबुक पर डाल दी, 4 मित्रों की बधाई के कमेंट आ गए और हम खुश हो गए। हम ही लिखने वाले भी, हम ही पढ़ने वाले भी। बच्चों तक वो जी, चीजें जी। पहुंच रही हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, बच्चों तक वो चीजें कैसे पहुंचे। इसमें हुँ, इलेक्ट्रॉनिक हुँ। माध्यम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से बच्चों तक लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैंने ये बताया कि जैसे अभिनव मन बालमन जो है वो बच्चों को, साहित्यकारों को बुलाकर, उसमें दिव्य रमेश जी भी जा चुके हैं और तमाम जी, बड़े जी। साहित्य, देवेंद्र कुमार जी भी जा चुके हैं, बहुत सारे बड़े लोगों को बुलाते हैं, उन्हीं के बच्चों से वार्तालाप होता है। अभी जैसे मेरे एक मित्र थे, वो अपने बच्चों को वो पढ़ा रहे थे कविता, दिव्य रमेश जी की जो कविता लगी हुई है, कोस अगर पेड़ भी चलते होते। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने वहीं पर वो फोन ऑन करके दिव्य रमेश जी से बात कराई कि जिनकी तुम कविता पढ़ रहे हो वो सर ये हैं, इनसे बात कर लो। बच्चों ने तमाम अरे सारे वाह! प्रश्न पूछे, बहुत उनके मन में जिज्ञासा हो, बड़ी खुशी हुई उनको। तो ये चीजें अगर हो, थोड़ा सा शिक्षक में जागरूकता हो, तो जी, थोड़ा जी। सा ये अगर परिस्थितियां अलाउ करें तो ये चीज बहुत जरूरी है, किया जाना चाहिए। ये बेहतरीन होगा और बहुत सारे मंच है जैसे अपना हिंदी है ज़िंदगी पर भी जी जी ऐसे जी, कार्यक्रम होते रहते हैं, बच्चे भी बहुत जी उसमें आमंत्रित हैं, तो जितने शिक्षक हैं वो भी जुड़ सकते हैं, अपने बच्चों जी को ला सकते हैं यदि आपके बच्चों में कहीं न कहीं जिज्ञासा है और जिज्ञासा पैदा करना शिक्षकों का काम है। तो अगर बिल्कुल। आपके मन में है, तो साहित्यकार मित्र यहाँ बैठे हैं, आपके बच्चों के प्रश्नों के उत्तर के लिए। जी हाँ, आदरणीय अगला प्रश्न जो है वो आप तक मैं लेकर आना चाहूँगा। प्रश्न ये है कि विश्व के बाल साहित्य में भारतीय बाल साहित्य को आप किस दर्जे का मानते हैं? देखिए, जब विश्व बाल साहित्य की बात करेंगे तो फिर हमको भारतीय बाल साहित्य की बात करनी पड़ेगी। और हम हिंदी बाल साहित्य को ही सिर्फ भारतीय साहित्य नहीं मान सकते हैं। अभी जैसे कल जब ये चर्चा की बात आई थी कि साक्षात्कार की, तो मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया, तो उस पर जी, कर्नाटक से पाटिल जी हैं, तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि इसमें हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को भी जोड़ा जा सकता है। होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, जोड़ा जा सकता है। पाटिल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कर्नाटक में, कन्नड़ में, और वो हिंदी भी पर्याप्त उनकी अच्छी है, मराठी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो जी, जी, ऐसे जी। क्षेत्र के लोगों को भी जोड़ा जा सकता है। उससे क्या है कि जैसे आप देखिए कि भारतीय साहित्य नाम से एक पत्रिका प्रकाशित होती है, जिसमें हुँ, हुँ। अन्य भाषाओं की कहानियों का अनुवाद उसमें प्रकाशित होता है। तो कोई ऐसी भारतीय बाल साहित्य की कोई अगर पुस्तक हो तो वो समग्र स्वरूप उसका निकल कर सामने आए, वाह! तो कुछ बात हो सकती है। अभी हम बहुत सारे चीजों से अनभिज्ञ हैं, जो चीज थोड़ी बहुत अनुवाद के माध्यम से आबोल ताबोल और टैगोर जी की कुछ रचनाएं, बस उन्हीं से परिचित हैं। कन्नड़ में क्या लिखा जा रहा है, मलयालम में क्या लिखा जा रहा है, इन चीजों से हम बिल्कुल अपरिचित हैं, कुछ भी हमको नहीं पता है। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर बिल्कुल। श्री प्रसाद जी थे, बांग्ला साहित्य का उन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन कर रखा था, हुँ, लेकिन हुँ। अब जैसे हम लोगों के दौर में वो चीजें अभी निकल कर नहीं आ पा रही। लेकिन कुछ लोग हिंदी में हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, कुछ ऐसे लेखक हैं जो थोड़ा सी जैसे एकलव्य फाउंडेशन और एक तारा फाउंडेशन, उन्होंने जो कोशिशें की हैं विश्व जी, जी। पुस्तक मेले में, उनकी स्टॉल पर जो भी सुन रहे हैं हुँ, हुँ। हमारे साथी, वो वहां अगर जाए तो एक बार जरूर जाकर उनकी पुस्तकों को देखें। वो बहुत ही सुंदर ढंग की पुस्तकें हैं और बिल्कुल नई। जैसे जो सुशील शुक्ल जी हैं, जो एक तारा को देखते हैं, उन्होंने एक बात कही थी, वो मुझे बिल्कुल भीतर जैसे वो याद रह जानी। उन्होंने कहा कि कविता तो ऐसी होनी चाहिए कि जिस जिस मतलब कि उसकी अनुकरण न किया जाए, उसका इमिटेशन न बनाया जा सके। अब तितली के ऊपर आप 20 कविताएं लिख दे रहे हैं, वह कविता तो ऐसी हो जो बस अपने आप में एक ही चीज हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं, उसमें उन्होंने बड़े बड़े साहित्यकारों को भी जोड़ रखा है, नवोदित लोगों को भी जोड़ रखा है, जहां से उनको मिलता है, वो पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। और हुँ, हुँ। तमाम सारी पत्रिकाएं, साइकिल और प्लूटो प्रकाशित करते हैं। बहुत सारे लोग उनको देखकर आलोचना भी करते हैं कि भाई इसमें क्या छापते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, या ऐसा भी कहते अच्छा। हैं लोग। हुँ, लेकिन हुँ। जिस तरह से, जिस गहराई से वो सोचते हैं साहित्य के बारे में, कि एक एक शब्द पर विचार करते हैं, एक एक चित्रों पर विचार करते हैं, अगर हम इस तरह से करेंगे तो निस्संदेह हमारा बाल साहित्य विश्व साहित्य में अपना एक निश्चित स्थान बनाने में समर्थ हो जाएगा।
और बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, ऐसा नहीं, ऐसी रचनाएं बहुत सी हैं जिनके माध्यम से जी, हम विश्व साहित्य की बराबरी कर सकते हैं। बिल्कुल। और निश्चित तौर पे कहीं न कहीं अनुवाद इसमें काम करता है और अनुवाद के बिल्कुल मार्फ़त से चीज़ें पहुँचे और हम तक भी पहुँचे। बिल्कुल कहीं न कहीं वो जड़ता वाली स्थिति आ जाती है, हम हिंदी वाले हैं, तो वो जी कहीं न कहीं वो चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं स्वयं को नष्ट कर देती हैं, नष्ट जी कर जी देती हैं। वो चीज़ें ना हो, हमें कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पर मान लीजिए कि जितने कन्नड़ से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, साथ ही बंगाल से जुड़े हुए हैं, एक 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 ग्रुप बनाया हाँ जाए, समूह बनाए, जो कि आपस में रचनाओं के जो है वो अनुवाद बिल्कुल थोड़ा बहुत जो है वो हो, और जो विशिष्ट लोग हैं जो उस पर पारखी दृष्टि डाल सकें, संशोधन वगैरह कर सकें, तो अनुवाद के मार्फत से तीव्रताएँ लाई जा सकती हैं, चीज़ें जी बढ़ सकती हैं। जी हाँ, जैसे कि वहाँ पे हैं वो रचनाएँ वहाँ की हैं तो हम लोग पढ़ें। हमारी बिल्कुल रचनाएँ जो हैं वो उस भाषा में वहाँ पहुँचे, छपें, जी अनुदित हों और पहुँचे। छपें, बिल्कुल बिल्कुल अनुदित हों और पहुँचे। तो कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम जो हैं या फिर सही मायने में ये तो यज्ञ के समान है और यहाँ पर बिल्कुल भी एक ऋषि की आवश्यकता है जो निस्वार्थ भाव से कार्य करे और आगे लेकर जाए। तो ऐसा होना चाहिए और हो तो निश्चित तौर पे वहाँ की रचनाएँ हम भी पढ़ेंगे और जी हमारी रचना वो पढ़ेंगे और निश्चित तौर पे बिल्कुल भाषा तो सीखनी चाहिए। नई नई शिक्षा नीति तो कहती है जितनी भाषा आप सीखें, उतना बेहतर। हाँ अपने आप सशक्त होंगे। तो भाषाओं से या भाषाओं की लड़ाई नहीं, भाषाओं को सीखने का, समझने का, बिल्कुल जानने का समय है। जी हाँ, आदरणीय। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है कि भाषा जब हम लोग सृजन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, भाषा निश्चित तौर पे बेहतरीन कार्य करती है, जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। तो कहीं न कहीं एक एक अलगाव सा आ जाता है। जब हम बच्चों के लिए लिखते हैं तो बच्चे बनकर लिखें। जब बड़े को लिखते हैं बड़ों के लिए तो बड़ों के हिसाब से लिखें, उनकी शब्दावली उस प्रकार से हो। अ, इसी से जुड़ा एक चीज़ और है कि चित्र चित्र कैसे हों? जब बच्चों के लिए लिखते हैं तो उसमें चित्र कैसे उभर कर आएँ? कहानियाँ कैसे? क्योंकि आपकी रचनाओं को मैं देख रहा था, वो बड़े ही मतलब कि बड़े प्यारे-प्यारे जो हैं वो चित्र हैं, तो वो बहुत ही लुभाते हैं। वो कुछ और खींचे ना खींचे वो जो है चित्र पहले खींचता है, फिर बिल्कुल कंटेंट खींचता है। कंटेंट जी आपको खींचता है और बाँधता है, पहले चित्र बिल्कुल खींचते हैं। तो इस पर काम करना क्या बहुत ज़रूरी अभी है या फिर जैसा है उस उतना ही चले? जी। नहीं देखिए छोटे बच्चों में तो खासतौर देखिए मैं अपना उदाहरण बताऊं तो मैं बचपन में जैसे ये चंपक या नंदन जो भी लाता था तो पहले एक जी। निगाह उस पर पूरे पर मार लेता था, फिर जिस जी। कहानी का चित्र सबसे ज्यादा आकर्षक लगता था पहले जी, उसको जी, जी। पढ़ना शुरू करता था। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें यह है कि चित्रों से दरअसल कुछ चीजें मूर्त होती हैं, चीजों को देखकर एक वो जहन भी बनता है, आकर्षक। उस जी, जी। परिवेश में पहुंचने में मदद मिलती है। हुँ, तो चित्रों पर तो बहुत काम किया जाना चाहिए। और अभी मैं जिक्र कर रहा था सुशील शुक्ल जी का, वो हुँ, चित्रों हुँ। पर इतनी मेहनत करते हैं, एक एक चित्र को वो बड़ी मेहनत से बनवाते हैं और उसमें अगर नहीं पसंद आया तो पूरा उसको फिर से वो सुझाव देते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाया जाना चाहिए। और यही नहीं, उनको जो चित्रकार होते हैं उनको अच्छा पारिश्रमिक देते हैं, हर बार जितनी बार उनसे वो सलाह सुधार करवाएंगे या जो भी चीजें हैं, तो वो हुँ, हुँ, पूरी हुँ। तरह से लेखक और चित्रकार को सम्मान देते हैं। अब जैसे देखिए कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने ये चीज शुरू की थी कि वो लेखक के साथ चित्रकार का भी नाम देता है, जी, लेखक जी, का जी। भी होगा और चित्रकार का भी नाम होगा। बहुत तो सुंदर, बहुत पहले तो सुंदर। ये होता था कि कहानी में चित्रकार कौन है पता ही नहीं चलता था, कि नंदन के चित्र कौन बनाते थे पता ही नहीं चलता था। बाद में पता चला कि हरिपाल त्यागी जी के चित्र मुझे बहुत पसंद थे, तो जी, उनके जी, जी। चित्रों जो बने होते थे मैं उनकी कहा वो कहानियां मैं जरूर पढ़ा करता था, जिसमें उनकी कहानी बनाए हुए चित्र होते थे। तो वाह! चित्रों का तो महत्व सीधा इससे जुड़ा हुआ है। छोटे बच्चों की कहानियों में तो चित्र बहुत ज्यादा होने, जैसे पिक्चर बुक का जो कंसेप्ट है वो यही है कि शब्द कम से कम हो, चित्र ही अपनी कहानी बयान कर दे, जी, जिसमें वो जी, जी। उसको पढ़ना कम पड़े, बाकी सारी चीजें जब शब्द कम होंगे चित्र ज्यादा होंगे तो बच्चा उन चीजों की बहुत सारी चीजों की कल्पना करता है, उसकी हुँ, के हुँ। भीतर कल्पना शक्ति उसकी जो है वो ज्यादा जागृत जागृत होती है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल। माध्यम से वो कई बार वो कहानी जैसे जैसे मैं मेरी कहानी की पुस्तक है घना जंगल में, जी। नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है, तो उसमें हर पृष्ठ पर चित्र बना हुआ है। तो मेरा एक स्टूडेंट है वो अपने बेटे को दिखा रहा था, तो उसने मुझे फोन करके दिखाया, वो वीडियो भेजा,
तो वो बच्चा सिर्फ चित्रों को देखकर ही अपनी कहानी बताकर, अपनी कहानी अपने ढंग से बनाकर सुना रहा था। तो चित्र तो अच्छा। बहुत ही जरूरी है और इन पर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और चित्रकारों को और ज्यादा सम्मान देने की जरूरत हम्म। जी हाँ, ऐसे ये आपकी है। जी। पुस्तक है आदरणीय, मैं यहाँ जो लोग नहीं जुड़े हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत बेहतरीन, कलरफुल है, बहुत अच्छा लगता है देखकर भी। आदरणीय, एक और प्रश्न आप तक ले आ रहा हूँ। यहाँ पर आपकी कोई 2 श्रेष्ठ रचनाएँ जिन्हें काफ़ी सराहना मिली हो या जो आपके मन के काफ़ी निकट हो? जी। आपन कवित कही लाग न नीका, मतलब अपनी रचना को सबको जी, सभी जी, जी। रचनाएं अच्छी लगती हैं। जी, जी। तो फिलहाल तो मुझे ये लगता है जहां तक जैसे प्रशंसा तो कई रचनाओं पर मिली है, जैसे एक कहानी है गुल्लक, उस पर काफी लोगों ने उसकी प्रशंसा की है काफी। लेकिन मन के करीब गुल्लक की भी बात यह है कि उसका जो कैरेक्टर, मैंने उसमें जो कहानी है वो कहानी ये है कि एक बच्ची है और वो धान रुपाई करती है। धान रुपाई करवाने वाले जो मजदूरी देते हैं उनसे वो पैसे उसके पास इकट्ठे होते हैं। हुँ, तो हुँ, वो हुँ। उन पैसों से वो हर साल वो ये सोचती है कि अब की बारिश होगी तो धान रुपाई होगी, फिर पैसे इकट्ठे होंगे, तो फिर इन पैसों का मुझे क्या करना है। हुँ, तो ये पात्र मैंने दरअसल वास्तव में जब मेरा जहां पर घर है उस घर के सामने जो मैं अपने कस्बे रुदौली में उसके ठीक सामने एक वो रहती थी लड़की, उसका नाम भी नीलम था। वही कहानी में मैंने नाम भी रख दिया है कि उसको घर वाले अरे वाह! नीलमिया करके पुकारते थे, तो वही रख दिया है और पूरा कैरेक्टर उसी का उठाया है। और शायद इसी वजह से वो जो लोग जो भी पढ़ते हैं उनको अच्छी लगती है, शायद यही वजह हो। बहुत सुंदर। जी, तो जी। ऐसी तो मुझे कई कहानी है दरअसल। तो कहानियां तो ज्यादातर जो जबरदस्ती, कुछ ऐसी कभी कहानियां भी होती हैं जो डिमांड की जाती है कि संपादक जी का फोन आया कि नहीं भाई कहानी चाहिए ही चाहिए, भेज दीजिए। जी, जी। तो जी। फिर वो ये भी हो जाता है, ये भी डर लगता है कि भाई अब मना करने का मतलब आदमी ये सोचेगा कि आप इतने बड़े मतलब रचनाकार हो गए कि मना कर रहे हैं। तो कई कई जी, बार जी। तो जबरदस्ती में लिख कर भी भेजना पड़ता है। लेकिन जो मन से लिखी गई है तो मुझे सभी रचनाएं प्रिय हैं और सभी बहुत मुझे लगती हैं कि मेरे बहुत नजदीक हैं। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। ये जो कड़ी चल रही है अद्भुत है और बहुत अच्छे-अच्छे उत्तर जो हैं मिल रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान जी से। आगे हम लोग और भी सुनेंगे, प्रश्न है आप तक लेकर आ रहे हैं आदरणीय। अ, हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ योजनाएँ हैं। आपके भविष्य की क्या योजनाएँ हैं साहित्य से संबंधित, जीवन से संबंधित? जी आदरणीय। मेरी एक दिली तमन्ना है, बल्कि दो मेरी इच्छाएं हैं। पहली इच्छा तो ये है कि एक मैं कोई ऐसा उपन्यास लिखूं जो सांप्रदायिक सद्भाव पर, वैसे मैंने दो उपन्यास अभी तक लिखे हैं, एक तो प्रकाशित हो गया है, एक प्रकाशित होने वाला है। लेकिन मैं एक ऐसा चाहता हूं जिसमें जो संपूर्ण भारतीय संस्कृति है, वो जो मेल जोल और जो साझी विरासत वाली जो संस्कृति है, वो निकल कर बिल्कुल। सामने आए। तो वो अभी तक मेरे दिमाग में है, वो बुलबुला रहा है कैसे, लेकिन अभी उसका कुछ सिरा नहीं मिल रहा है। और दूसरा जो मेरी जो दिली इच्छा है वो ये है कि मैंने जब सूरदास को पढ़ा तो उन्होंने कृष्ण का जो बाल चरित वर्णन किया है, तो अद्भुत। उसको पढ़ते पढ़ते मैं ये भूल जाता था कि ये जो वर्णन है वो बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं बल्कि भगवान है। लेकिन जी, जी। उन्होंने वर्णन ऐसा किया है कि जैसे वो एक गांव का कोई गदगदा बालक जो है वो मिट्टी में खेल रहा है, माँ उसको डांट रही है कि काहे बेग न उगलो माटी, मोहन बेग न उगलो माटी, मतलब फौरन मिट्टी से मिट्टी उगलो। मतलब आप देखिए कि सूर में एक जगह तो उन्होंने लिखा है कि मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। हाँ, एक हाँ। तो वो लिखा हुआ कि उनका आंगन मड़ियों से युक्त है। दूसरी जगह युक्त वो है क्या जी, दिखा रहे हैं कि वो मिट्टी खा ले रहे हैं। मिट्टी तो वो खा ले मिट्टी रहे हैं। कहाँ से आई? देखिए कि सूर के भीतर वो जो जो जन हृदय है, जो जनता वाला हृदय है, जो लोक हृदय है, वो कैसे निकल कर आ जाता है। तो इन प्रसंगों पर जैसे सूर ने जो लिखा है, उनको प्रसंगों को सोचकर मुझे लगता है कि मैं इस पर बाल कृष्ण के बालक के उस पक्ष को लेकर जो लोक परक है, जिसमें दैवत्व को एक किनारे रखा जाए, वो जो लोक पक्ष है उस लोक पक्ष को बिल्कुल। लेकर मैं एक उपन्यास लिखूं जो कृष्ण के चरित्र पर आधारित हो। तो एक ये मेरी बहुत दिली इच्छा है जो अब देखिए कब पूरी होती है, लेकिन मैं उसके लिए चाहता हूँ कि आप लोग मुझे दुआएं दें और शुभकामनाएं दें कि मैं वो काम पूरा कर बिल्कुल, पाऊँ। बिल्कुल। ये बेशक जी हाँ, दुआएँ हैं
और कहा जाता है जहाँ चाह हो वहाँ राह स्वयं प्रशस्त हो जाती है। और और बहुत बेहतरीन आप रचना कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, हम लोग उससे लाभान्वित होते रहेंगे, जैसे हमारे साथी जुड़े हुए हैं सभी लाभान्वित हो रहे हैं। और कृष्ण के चरित्र पर उपन्यास अद्भुत यहाँ पर आया है, हिंदगी से ही आया है। हमारे मित्र काफी जुड़े हुए हैं, आप सभी का नाम नहीं दिख रहा है, आप सभी प्रणम्य हैं, आप यूं ही जुड़ते रहें क्योंकि मंच आपके लिए है और आपसे ही है। जी हाँ, और यदि मन में प्रश्न हो, साथ में हमारे हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान जी, प्रश्न पूछना ना भूलें। आदरणीय, एक और प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जो हमारे उभरते बाल साहित्यकार हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जी देखिए, जैसे हम लोगों का जो दौर था या हम लोगों से पहले जो दौर था, हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा सा, हम लोग दरअसल वो ट्रांजिशन वाले पीरियड के हैं कि जिन्होंने जी नया भी देख लिया है और पुराना भी देखा हुआ है। कि अब जी बैलगाड़ी जी, नया बच्चा नहीं देखे होगा, लेकिन हम लोगों ने बैलगाड़ी भी देख रखी है और आज की जो बेटी भी है। बुजुर्ग जी हैं हाँ। वो भी देखने की मतलब कगार पर हैं। तो जी जी। उस दौर में जहां तक मुझे याद पड़ता है कि मेरे भाई जो थे उनको चंपक में छपने का बड़ा शौक था। जी उन्होंने एक एक करके 13 लिफाफे भेजे। मतलब हाथ से रचना लिखी जाती थी, डाकखाने जाकर पोस्ट करते थे, और उसके बाद वो एक एक करके 13 लिफाफे वापस आते गए। वहां से आता कि आपकी रचना स्वीकृत है, सहयोग बनाए रखें। लेकिन उसके बावजूद वो भेजते रहे, और उसके बाद 14वीं बार जब वो उनकी रचना स्वीकृत हुई, उसके बाद से फिर एक भी रचना स्वीकृत नहीं हुई। तो वाह, मतलब इतना धैर्य बनाए रखना, ये ये जरूरी होता है। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि आप कुछ भी लिखें और उसको, तमाम सारे ऐसे माध्यम हैं कि उन माध्यमों पर आप अपलोड कर दें, तात्कालिक आपको प्रतिक्रिया मिल जाएगी। मिल उसमें जाएगी बहुत बिल्कुल। सारे लोग आपको बधाई भी दे देंगे, बहुत सारे लोग अगर सुझाव देते हैं तो कुछ लोग उस पर नाराज भी हो जाते हैं कि साहब मैंने रचना बहुत अच्छी लिखी है, इस पर आप तो, और कभी हालांकि सुझाव, मेरी जहां तक मान्यता है कि अगर किसी को सुझाव दें तो इनबॉक्स में जाकर दे दें, वहां पर आप प्रत्यक्ष रूप सामाजिक में ना रूप से दें, वहाँ सामने सबके सामने ना दे दें। दें। तो जी जी जी। एक थोड़ा सा वो धैर्य रखने की है। और आज के दौर में जैसे ये होता है कि आपको प्रसिद्धि जल्दी मिल जाती है, तो जब जब हम्म, जल्दी प्रसिद्धि मिल जाती है तो बहुत कुछ सीखने के अवसर कम हो जाते हैं। बहुत बहुत बेहतरीन आपने बात कही है कि प्रसिद्धि जल्दी मिले तो निश्चित तौर पे वो सीखने का। जी बिल्कुल, हाँ, सहमत वो एक अपने सहमत। आप, वो एक, एक अपने आप, हम अपने आप आभा मंडल तैयार कर लेते हैं और हमको लगता है कि नहीं, हम तो अब महान हो गए। तो ये थोड़ा सा ये है कि चूंकि आजकल लिखना और छपना ये ज्यादा आसान हो गया है, इस वजह से जी भटकने के ज्यादा चांस भी हो गए हैं। आज हम्म, कोई योगेंद्र कुमार लल्ला या अनंत कुशवाहा जैसा संपादक भी नहीं है कि आपकी रचनाओं में वो संशोधन करके प्रकाशित करेगा, एज इट इज वो रचना प्रकाशित कर दी छाप जाएगी। देते उसमें हैं। जी जी जी। जी, व्याकरण के भी अश्रुति अभी एक सहित रचना हाँ जी, काफी अश्रुति चर्चा हुई सहित। थी। जी, उस पर, उसमें व्याकरण की बाकायदा गलतियां थी। तो उन्होंने वो हम्म। बाकायदा एक पटल पर इसकी पूरी चर्चा हुई कि साहब ये रचना प्रकाशित कैसे हो गई। तो आप जो दे रहे हैं वो अखबार भी छाप दे रहे हैं, क्योंकि और ऑनलाइन चीजें तो ऐसे भी, पत्रिकाएं भी हैं, अगर आप सदस्यता ले ले रहे हैं तो वो प्रकाशित कर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा जागरूक रहें, खूब पढ़ें, और सुझावों का सम्मान करें, और हर जगह से सीखने की कोशिश करें। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा बेहतर आप लिख सकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सहमत। और जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, जो लेखन की दुनिया में हैं और जो लिखना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर आज बहुत कुछ सीखे होंगे, जाने होंगे, क्योंकि यहाँ बात जो हो रही है अनुभव की है। और अनुभव जन्य चीजें जो होती हैं, वो निश्चित तौर पे मनुष्य को तराशती हैं। खुशकिस्मत हैं हम सभी कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कम समय में, और ये बहुत बड़ी बात है। और ये सौभाग्य है कि डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुत कुछ आपसे सीखा है आदरणीय आज हम लोगों ने। हमारे जितने साथी यहाँ जुड़े हैं, उनके सुझाव और आपके प्रति जो है नमन जो है वो यहाँ दिख रहा है। अ, सभी को मेरा धन्यवाद। बहुत बेहतरीन लगा, बहुत आनंदित हुए हैं, और बहुत कुछ जाना है। क्योंकि भाषा जो है अपने आप में तो वो ब्रह्म है, शब्द अपने आप में ब्रह्म होते हैं, परंतु उसको परखने, उस ब्रह्मत्व को समझने, अर्थात उसकी शक्ति को समझना, बिल्कुल। भाषा की शक्ति को समझना, ये सबकी बस की बात नहीं है।
कहा जाता है कलम सभी के पास है, परंतु चलाता कोई कोई ही है। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो उस वो हुनर जो है वो समय के अनुरूप मिलती है। वो हुनर का जो है, वो बीजारोपण जो होता है, वो बीज वपन काल जो है, वो निश्चित जी जी तौर पे वो पठन से ही होगा। आप जितना आप पढ़ेंगे बिल्कुल। उतने ही बेहतर होंगे। और यहाँ पे किसी मित्र ने लिखा है, हमारे मित्र हैं, जल्द प्राप्त सफलता दरअसल सीखती कुछ नहीं, बस अभिमान का बड़ा जी, बिल्कुल। कुछ मित्र हैं यहाँ पे फेसबुक से जुड़े हुए लिख रहे हैं, जी हाँ। बिल्कुल, असफलता ज़्यादा सिखाती है। जब आप असफल होते हैं, तो जी आप जी सशक्त होते हैं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। कुछ सीखते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति ठोकर नहीं खाता है, तब तक जी जी वहाँ से होकर नहीं गुज़रता है। जी हाँ, बिल्कुल वो गली बिल्कुल जो है, सफलता की गली जो है, वो ठोकर के बाद होकर निकलती है, वो सफलता की गली। बिल्कुल, जी बहुत हाँ, अच्छी बात। तो ये इसीलिए ठोकर से घबराएँ नहीं और बड़बड़ाएँ नहीं, पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, जी जितना पढ़ेंगे उतना बेहतर होंगे। और डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान जी हैं। और आदरणीय एक और प्रश्न है कि क्या है कि आप कॉलेज से भी जुड़े हुए हैं। जी जी अ, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना, तो जी जी वहाँ पर बच्चे आपके जो हैं वो निश्चित तौर पे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जी छोटे बच्चों के लिए आप लिखते हैं, तो तारतम्य कैसे बनता है? आपसे वहाँ पर बच्चे किस तरह से मिलते हैं, क्या होता है? ये मैं जानने के लिए बड़ा उत्सुक था। ये प्रश्न मेरा अपना है, आप तक मैं ले आना चाहता हूँ। जी, जी। जी, तो हुँ, उसमें देखिए वहाँ के दरअसल बच्चों की जरूरतें भी दूसरी होती हैं, उनकी जी। समझ का स्तर भी दूसरा होता है। हाँ, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अब जैसे हमारे वहाँ एमए फाइनल में एक पेपर चलता है सूरदास, एक विशेष जी। कवि के रूप में पढ़ाए जाते हैं। तो मैं जी, जी। आग्रह करके मैंने शुरू में ही वो ले लिया। तो उसमें मुझे अपनी जो हृदय की जो मेरे चाह है वो भी निकल जाती है। मैं उनको पढ़ाता हूँ हाँ, और इस ढंग से पढ़ाता हूँ कि चीजें, वो भी उन चीजों को समझते हैं। और बीच बीच में बहुत सारे ऐसे मौके निकलते रहते हैं कि जैसे कि निराला को पढ़ाते हुए ये भी मैं बता देता हूँ कि भाई ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ बड़ों के लिए लिखा है, इन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा है। जी, नागार्जुन ने बिल्कुल। बच्चों के लिए भी लिखा है, सर्वेश्वर तो बच्चों के लिए मतलब अद्भुत कवि रहे हैं। हुँ, वहां हुँ, से हुँ। एक दौर बदल जाता है कविता का, जहां से सर्वेश्वर पैदा हुए। तो जी, हालांकि वहां बिल्कुल। बहुत कुछ इस तरह की संभावनाएं नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अब लिखना शुरू कर दिया है। वाह! बहुत वो सुंदर। हाँ, लिखने लगे हैं। ये बढ़िया है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कॉलेज में ख़ास करके यूनिवर्सिटी में अधिकतर चीज़ें हैं समीक्षात्मक हो जाती हैं और जी आलोचना की ओर धकेल दिए जाते हैं। सृजन कम, आलोचना ज़्यादा होती है वहाँ पर। जी तो वो चीज़ें कहीं न कहीं वो खलती हैं मुझे, क्योंकि वो एक ऐसा स्थल है जहाँ पर एक साहित्यकार निर्मित भी होता है, भाषा बिल्कुल। गढ़ी भी जाती है और बहुत कुछ परिष्कृत भी होती हैं, तो वहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। स्कूल में तो निश्चित तौर पे है ही है, परंतु वहीं से लेखक जो है वो बनता भी है, भाषा सुधरती भी है, काफ़ी कुछ जानता भी है। आदरणीय जाते-जाते आपसे आशीर्वचन लेना चाहेंगे अपने हिंदगी के लिए और इस पटल के लिए आपके मुखारबिंद से, आदरणीय। हिंदगी का तो मैं वैसे भी बहुत प्रशंसक रहा हूँ। ऋषि जी तो वाकई आपने वो सचमुच ऋषि के ही समान है। जो इतनी जी, साधना, जैसे जो इन कामों में जितना श्रम लगता है और जितना समय लगता है, आज के दौर में मुझे लगता है कि सबसे जो कीमती चीज है वो समय है। किसी के पास समय वो नहीं है, और ऐसे में भी वो अपना समय निकाल रहे हैं और इतनी चीजों को वो कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये लगता है कि आपका जो साक्षात्कार लेने का जो तरीका है वो इतना मधुर है, इतना सौजन्यपूर्ण है कि आमतौर पर मैं थोड़ा सा भीरू व्यक्ति हूँ, डरता हूँ इन सारी चीजों से। लेकिन आपको देखकर लगता है कि नहीं, जो भीतर है वो भी जो कहना है उसको पूरी तरह से मैं कह देता हूँ। इसके अलावा जो आपकी पूरी टीम है वो इतना कुछ कर रहा है और एक साथ कई मंचों पर कर रहे हैं। एक चुप्पी वर्सेस दहाड़ वो भी आप कर रहे जी, हैं, और जी, जी। साक्षात्कारों की श्रृंखला आप लगातार चलाते आ रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, और ये भीतर की प्रेरणा से ही होता है। सिर्फ दिखावे के लिए करेंगे तो वो 2-4 दिन के बाद वो धीरे धीरे जाकर चीजें खत्म हो जाती हैं। खत्म हो जाती वो है, बिल्कुल। एक सीमा के बाद खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर भीतर से वो इच्छा है, एक मिशन के तौर पर अगर आप लेकर चल रहे हैं, तो ये चीजें कंटिन्यू रहती हैं। मैं देख रहा हूँ कि लगातार जिंदगी, लगातार कई स्तरों पर, कई कई शाखाओं में वो लगातार एक साथ सारे काम कर रहे हैं। और इसके लिए निसंदेह आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को इस चीज के लिए, आपकी पूरी टीम को बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद बहुत मिला और यूँ ही मिलता रहे प्यार और आशीर्वाद आपका और आपकी रचनाएँ हम तक पहुँचती रहें। जो साथी सर से नहीं जुड़े हैं, वो फ़ेसबुक से जुड़ सकते हैं और
इनकी जो है, इनका ब्लॉग भी है, उसे ज़रूर पढ़ें आप सभी। जी हाँ, मेरी बाल कहानियों के नाम से है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। विदा सिर्फ़ आज के लिए है क्योंकि कड़ी अभी बाकी है और बात भी काफ़ी बड़ी है, इसलिए आगे भी चलती रहेगी। तो आप सभी को नमन है और इन्हीं शब्दों के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जी हाँ, जब मौका मिले तो वैक्सीन लें और कोरोना गया नहीं है, मास्क पहन कर ही निकलें साहब। नमस्कार, इजाज़त दीजिए। नमस्कार नमस्कार। आदरणीय। नमस्ते। हिंदगी, हिंदी है जिंदगी।